हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो शुरू करते हैं अपना डे 43। तो हम 40 दिन आंकड़ा भी क्रॉस कर चुके हैं। 80% प्लस आपकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो चुकी है, राइट। सो आज हम करेंगे साइंस एंड टेक का। आई थिंक आज लास्ट सेशन है, उसके बाद कल से आपका रिवीजन शुरू हो रहा है। ठीक है। तो साइंस एंड टेक में हमने बहुत चीज़ें कर रखी हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि फिनिश करने की। थोड़े क्वेश्चन होंगे आईसीटी के, थोड़े बेसिक साइंस के भी होंगे, ठीक है। तो वो भी हम इस सेशन में थोड़े कवर करेंगे। और गवर्नमेंट स्कीम आपने अपने एंड पे कर लिया होगा, तो उसके क्वेश्चंस प्लीज़ कर लीजिएगा। चलिए, तो जैसा कि हमेशा मैं कहता हूँ कि ये टेस्ट तो है ही आपके लिए, पर स्पेसिफिकली साइंस एंड टेक में एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी है। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ। देखो, आज फर्स्ट में है, ठीक है। तो एक रिजॉल्व बनाओ, नया महीना है। सो इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट मोटिवेशन, तो हमेशा ये होता है, एक नई तारीख से हम हमेशा एक रेजोल्यूशन बनाते हैं, नहीं। सो मेक अ रेजोल्यूशन। बहुत कम टाइम बचा है, जितना भी टाइम है, एग्जैक्टली टाइम भी नहीं पता है तो वो भी थोड़ा दिक्कत करता है, बट एक रेजोल्यूशन बनाइए। और आज फर्स्ट डे ऑफ द मंथ है, तो आज एक कन्विक्शन के साथ फिर से शुरू कीजिए कि नहीं, करेंगे, फिर से शुरू करेंगे। और पीडीएफ सारे अपलोडेड हैं, तो पीडीएफ आप रिवाइज कर लीजिए अगर आपको टाइम लग रहा है वीडियो देखने में, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दो तीन चीज़ें हैं, जैसे साइंस एंड टेक का ये जो सेशन है, देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपने प्रीवियस ईयर में भी देखे होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं, जो हमारे बहुत इर्द गिर्द, अब आज भी क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत कॉमन है, हमारे आसपास चीज़ें होती रहती हैं, उससे रिलेटेड यूपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे यूपीएससी और बाकी एग्जाम से बहुत अलग है, एसएससी वगैरह से, जहाँ बहुत बेसिक स्टफ के विटामिन वगैरह वगैरह क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछता उन चीज़ों पे, बट बहुत रेयर क्वेश्चन पूछता है। रादर यूपीएससी में साइंस एंड टेक और साइंस के वो क्वेश्चन होते हैं जो ज़्यादा कॉमन पार्लेंस में होते हैं। तो अगर कोई पूछे कि एक कॉमन सोर्स क्या हो सकता है साइंस एंड टेक को प्रिपेयर करने का, सो अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल सोर्स, मैं एक सोर्स कहूँगा क्यूरियोसिटी, ठीक है। तो अपने अंदर थोड़ी रोचक क्षमता बढ़ाइए, अपने आसपास की चीज़ों को जानने की कोशिश कीजिए कि भाई माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव काम कैसे करता है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, है ना भाई। बहुत लोगों के घर में माइक्रोवेव होगा या नहीं होगा, तो आपने सुना होगा माइक्रोवेव काम कैसे करता है। या अभी आपका जो इंडक्शन आजकल किचन में यूज़ होता है, तो इंडक्शन काम कैसे करता है। अब क्वेश्चन यूपीएससी माइक्रोवेव पूछ सकती है, तो अगला क्वेश्चन इंडक्शन पे पूछ सकती है, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ें अपने आसपास, ठीक है। तो उसका एक सोल्यूशन है क्यूरियोसिटी, और आपको आंसर सब मिल जाएंगे गूगल बाबा पे। गूगल पे आपको हर चीज़ का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। तो एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं, ऑब्वियसली बहुत अच्छा सोर्स है, पर मुझे भी पता है टाइम बहुत कम रहता है, राइट। सो एक टाइम का जो दिक्कत होता है साइंस एंड टेक के साथ, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपसे, आई थिंक 9th ऑफ अप्रैल को, 19th ऑफ अप्रैल को हमने एक सेशन किया था साइंस एंड टेक पे। तो मैंने आपको बताया था कि साइंस एंड टेक में, और आप खुद भी फील करते होंगे, साइंस एंड टेक में टाइम की बहुत कमी होती है। तो एनसीईआरटी गुड सोर्स है, इनफैक्ट बहुत अच्छा सोर्स है, स्पेशली जो टॉपिक फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैं उनको कवर करने का, पर टाइम बहुत लेस है, ठीक है। तो उसको कैसे डील करना है, उसको डील कर सकते हो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम आपको डिस्क्रीट, मतलब अलग अलग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये अलग अलग क्वेश्चन आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, एक विंडो प्रोवाइड करेंगे। मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक बताया था, ये विंडो प्रोवाइड करेंगे साइंस एंड टेक की दुनिया की। तो भले ही आप पूरा साइंस एंड टेक ना पढ़ पाए एनसीईआरटी से और उस भी सोर्सेज से, पर एटलीस्ट प्रिपेयर द स्मॉल ब्लॉक्स। दिस द होल सिलेबस, लेट्स अज्यूम ये पूरा सिलेबस है, तो छोटे छोटे ब्लॉक्स प्रिपेयर कर लीजिए, एंड स्पेशली द इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स। और इंपॉर्टेंट कैसे पता चलेंगे आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो इसीलिए साइंस एंड टेक में होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। पिछले सेशन में भी बहुत लोगों ने होमवर्क लिख के दिया कि सर ये होमवर्क था, एंड स्टूडेंट्स हैव डन इट, एंड दोज हु विल डू, जो करेंगे उनको बहुत फ़ायदा होगा। तो इसलिए भी आज ही बहुत सारा होमवर्क होगा। तो प्लीज़ डू इट ऑन योर एंड, अपने एंड पे कीजिए, अपनी बुक में जाके स्पेसिफिक कैसे करेंगे। बेसिकली मैं बता देता हूँ एक बार, ये उसको बोलते हैं रिवर्स तरीका पढ़ने का। आप लोग पॉलिटी में भी ऐसे रिवाइज करते होंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने बताया, मैंने कहा कि भाई ये XYZ एक्स चीज़ पढ़ लेना, जैसे मैंने बोला GPRS पढ़ लेना, ठीक है। तो क्या गए, अपनी बुक में खोले या जो भी बुक सोर्स है इंटरनेट खोला, पर्टिकुलर बस GPRS पढ़ के ख़त्म किया और कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो उससे क्या होगा, छोटे छोटे ब्लॉक्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, है ना। तो उससे आपकी प्रोबेबिलिटीज़, वही जो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, प्रोबेबिलिटीज़ आपके क्वेश्चन करने की ठीक हो जाएंगी। तो ये अप्रोच अगर साइंस एंड टेक में आप रखते हैं, स्पेशली दिक्कत होती है जो फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि साइंस एंड टेक के लिए उनको समय ही नहीं मिल पाता, है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छे 3-4 सेशन हुए हैं, बहुत अच्छे सेशंस हैं। तो प्लीज़ उनको देखिएगा और उनसे लर्न करने की कोशिश कीजिएगा, और होमवर्क लिख के अगर आप उतना ही कर लेंगे तो मोर और लेस आपने काफ़ी हद तक चीज़ें कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2019 का, LTE और वोल्टे में फ़र्क। अब जैसा मैंने आपको बताया कॉमन चीज़ है, राइट।
अब आपने भी खुद भी फील किया होगा, जैसे ही 4G आया और जियो आया उसने तुरंत ये कॉन्सेप्ट वोल्टे वोल्टे सब कुछ आ गया कि भाई किसके फ़ोन में वोल्टे है, किसके फ़ोन में वोल्टे नहीं है। और इस क्वेश्चन का आंसर बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के दिया जा सकता था बहुत आराम से। कैसे? आपको ही पता है 4G क्या लेकर आया था, जियो वोल्टे लेकर आया। वोल्टे किस पे यूज़ होता है? 4G पे यूज़ होता है, तो ऑब्वियसली तो गलत हो गया भाई। LTE इज़ कॉमनली मार्क्ड एज 3G एंड वोल्टे इज़ कॉमनली मार्क्ड एज एडवांस 3G। नहीं भाई, 4G पे आ गए थे हम, 4G का हर जगह बोलबाला था, तो ये तो गलत हो जाएगा। सेकंड, LG इज़ डेटा ओनली टेक्नोलॉजी एंड वोल्टे इज़ वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी। नहीं, वोल्टे फ़ोन में तो हम डेटा भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो बोथ द स्टेटमेंट्स वर रॉन्ग एंड यू कैन सी वेरी कॉमन सेंस से यू गॉट दिस राइट। सो जैसे मैंने बताया, कॉमन जो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द चल रही हैं हमारे फ़ोन में, जैसे मैंने अच्छा एक सेशन में डिस्कस किया था किसी और बैच में AGR के बारे में, राइट। सो एडजस्टर्स ग्रॉस रेवेन्यू। सो AGR बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था मोबाइल कंपनीज़ को लेके, जियो वगैरह। जैसे अभी क्या हुआ है, आपने गौर किया होगा, अभी आपके रिसेंटली बहुत सारे प्राइसेस बढ़ गए हैं ना, याद है आपको? आपका चाहे एयरटेल हो चाहे जियो का फ़ोन हो, सब में आपके जो पहले जियो का पैक होता था 450 का, वो अब हो गया है 600 अराउंड का। तो ऐसा क्यों हो गया, उसके पीछे रीज़न क्या है, एयरटेल वालों को इतना स्ट्रेस क्यों है, तो ये आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या रूलिंग था, ये वो तो आप उसको होमवर्क में डाल लीजिए, चलिए ठीक है। तो एक लिस्टिंग बना लीजिएगा, होमवर्क वन क्या है, AGR के बारे में पढ़ना है। चलिए, तो ये LTE और वोल्टे में ये फ़र्क है, तो इसमें पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन डाल रखी है। तो आंसर इसका D था। एक और होमवर्क मैं दूंगा इसमें आपको 1G, जरा मैं थोड़ा थोड़ा बता भी देता हूँ। तो फर्स्ट जनरेशन से कहानी जो शुरू होती है फ़ोन की, क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि 5G आपके रोल आउट करने की बात चल रही है 2020 से, इसलिए ये करंट अफेयर में भी है, ये इंपॉर्टेंट भी है, और ये साइंस एंड टेक में भी आता है। तो 1G में क्या था, हमारे सिग्नल होते थे एनालॉग, फिर आया 2G, इसमें हम डिजिटल सिग्नल में आए। तो पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ 1G से 2G में, वो क्या हुआ, एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में हुआ। फिर 2G से हम गए 2.5G, ठीक। तो उसमें 2G था GSM से आए हम GPRS। आपको याद होगा, अगर आपने पहले फ़ोन देखे होंगे तो फ़ोन में लिख के आता था यहाँ पे कोने में टावर के बगल में GPRS। फिर GPRS के बाद 2.75G आया, और वो आया एज, ठीक। फिर एज के बाद आया एज के बाद आया 3G, फिर 3G के बाद आया LTE, फिर LTE के बाद आया वोल्टे, एंड वोल्टे के बाद आया 5G। सो ये एक जो आपको चेन है, ये थोड़ी सी पता होनी चाहिए। क्वेश्चन कैसे यूपीएससी में फ्रेम कर सकते हैं, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा फ्रेम कर सकते हैं, इनको अरेंज कीजिए इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी के फॉर्म में, तब एक ही अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा कि GSM था, फिर GPRS, फिर एज, फिर 3G, फिर LTE, फिर 5G टाइप्स, ठीक है। चलो, तो ये थोड़ा आपने होमवर्क में देख लेना, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस क्या है हर इसमें, बहुत सिंपल, हर सोर्स में आपको मिल जाएगा, 2-2 लाइन पढ़नी है और आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है ब्लूटूथ और वाईफाई डिवाइस पर। अभी देखिए क्वेश्चन जो है 2011 के हैं, अभी ब्लूटूथ वाईफाई काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया, तो ब्लूटूथ को बहुत कम ही लोग यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट आरोग्य सेतु ऐप में यूज़ किया गया ब्लूटूथ को, पर 2011 वगैरह में आप देखेंगे कई क्वेश्चन जो उस टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, काफ़ी नए थे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या चीज़ पता होना चाहिए कि ब्लूटूथ किस फ्रीक्वेंसी रेंज पे काम करता है। तो ब्लूटूथ काम करता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी रेंज पे, और वाईफाई भी काम करता है 2 फ्रीक्वेंसी रेंज पे, 4.4 और 2.4 और 5। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक हो जाता है और आपका आंसर ठीक हो जाता है। इनफैक्ट अगर आप ऑप्शन सी पढ़ें तो क्या लिखा है कि वाईफाई टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन द डिवाइस नीड नॉट टू बी इन द लाइन ऑफ साइट। ये तो ठीक है। लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या है कि अगर आप बीच में खड़े हो गए, जैसे मान लीजिए ये वाईफाई का टावर है या फिर वाईफाई का आपका राउटर है और ये आपका लैपटॉप है, अगर बीच में आके कोई खड़ा हो गया तो क्या कनेक्शन रुक जाएगा? आंसर है नहीं, है ना। पर बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें ये दिक्कत होती है ना, लाइन ऑफ साइट की ज़रूरत होती है। सिमिलरली ब्लूटूथ में भी लाइन ऑफ साइट की ज़रूरत है, उसमें भी नहीं है। तो इसमें देखो क्या लिखा है, व्हेन द इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन द टू डिवाइस यूजिंग द ब्लूटूथ द डिवाइस हैव टू बी इन द लाइन ऑफ साइट ऑफ ईच अदर। ज़रूरी है? आंसर है नहीं, ज़रूरी नहीं है। सो मेन डिफरेंस क्या था इन दोनों के बीच में? 2.4, ये दोनों की फ्रीक्वेंसी बैंड अलग अलग थी, ठीक है। चलो, तो ये है दोनों की फ्रीक्वेंसी बैंड। वाईफाई दोनों फ्रीक्वेंसी बैंड पे काम करता है और ब्लूटूथ इस पर करता है। अब उसके अंदर बहुत डिफरेंस है कि भाई अगर एक क्वेश्चन जैसे बहुत लॉजिकल क्वेश्चन बनता है कि ये भी 2.4 काम करता है, ये भी 2.4 काम करता है, भाई तो ये काम कैसे करते हैं? गीगाहर्ट्ज़ पे काम करता है, ये भी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करता है, तो एक दूसरे में इंटरफेयर क्यों नहीं करते हैं? इंटरफेयर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जिस तरीके से वो फ्रीक्वेंसी को यूज़ करता है ब्लूटूथ इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हाउ वाईफाई यूजेज इट, ठीक है। बट वो काफ़ी टेक्निकल हो जाएगा और उतना हमें जाना भी नहीं। यूपीएससी विल नेवर आस्क यू क्वेश्चन ऑन दीज वेरी टेक्निकल टॉपिक्स, ठीक है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछेगा। चलो, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक।
चलो इसी की बेसिस पे देखो दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑपरेट बिटवीन 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 2.5 गीगाहर्ट्ज। तो जैसा अभी हमने देखा कि भाई ब्लूटूथ और वाईफाई तो ठीक हो गया, तो 1 और 4 तो ठीक है, तो 1 और 4 किस में इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये और ये, तो हमें चेक किस में करना है, माइक्रोवेव ओवन को केवल, है ना, क्योंकि 2 तो दोनों में है, तो 2 तो हो गया, माइक्रोवेव ओवन को चेक करना है। तो हमें पता होना चाहिए, जैसे मैंने बोला माइक्रोवेव ओवन कितनी कॉमन चीज़ है, तो हमें पता होना चाहिए माइक्रोवेव ओवन किस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, कैसे काम करता है। एक क्वेश्चन और भी है, अभी हम डिस्कस करेंगे माइक्रोवेव ओवन डिटेल में काम कैसे करता है, इतना डिटेल में जितना हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो माइक्रोवेव ओवन की फ्रीक्वेंसी क्या है, माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी भी इतनी होती है 2.445 गीगाहर्ट्ज, ठीक। तो याद रखना है आपको अब से कि इन ब्लूटूथ, माइक्रोवेव, कॉर्डलेस फ़ोन, इन सब इसी रेंज में लाई करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो गया डी, ब्लूटूथ, कॉर्डलेस, माइक्रोवेव ओवन एंड वाईफाई। अच्छा, ये इनफैक्ट जब ये 2010 में क्वेश्चन आया होगा, इट वुड हैव बीन वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज ये एग्जाम क्या है, रिलेटिव। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आपको क्या लगता है बाकी एस्पिरेंट्स को दिक्कत नहीं हो रही है? नहीं, सबको दिक्कत हो रही है। एवरी एस्पिरेंट इज फेसिंग द प्रॉब्लम इन साइंस एंड टेक, आई एम टेलिंग यू, इट्स अ फैक्ट। टॉपर्स को भी साइंस एंड टेक में दिक्कत होती है, अनलेस अंटिल को इसी फील्ड का हो तो बात बहुत अलग हो जाती है, फिर उसको किसी और जगह दिक्कत होगी ऑब्वियसली, बट पीपल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन साइंस एंड टेक। एंड इस इनिबिशन को दिमाग से निकाल दीजिए कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट के साइंस एंड टेक बहुत अच्छा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही, आई थिंक फ्रैक्शन 5% ज़्यादा एडवांटेज होगा, उससे ज़्यादा नहीं है। तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि इंजीनियरिंग जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको साइंस एंड टेक तो उनका बहुत ज़बरदस्त होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछ रहा है बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो ये नहीं आपको दिमाग में रखना है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपने साइंस एंड टेक में थोड़ा सा एज ले लिया बचे हुए एस्पिरेंट से, तो ये एग्जाम जैसा मैंने बोला रिलेटिव है, तो आप उससे काफ़ी एज ले लेंगे। यार देखो, हर कोई फोकस करता है, हिस्ट्री, साइंस एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर कोई पढ़ लेता है, बट जो पोर्शन छूट जाते हैं वो पोर्शन, वन ऑफ द पोर्शन है साइंस एंड टेक। तो अगर आपने इन 4-5 वीडियो को देख के प्रीवियस ईयर्स को सॉल्व करके होमवर्क कर लिया, आई एम टेलिंग यू इट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। चलो, बार बार एक ही बात को कह रहा हूं ताकि दिमाग में वो चीज़ हैमर कर जाए बिल्कुल। चलो, अगला क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर पे। अब देखो, क्वेश्चन बहुत पुराना है, 1995 में आया है, लेकिन मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर आर रियली इंपॉर्टेंट। क्यों? कि गवर्नमेंट ने अभी बहुत सारे डिसीजन, जैसे भारत नेट में था, है ना, और अभी इंडियन ब्रॉडबैंड मिशन लॉन्च किया है, वो आपने करंट अफेयर में पढ़ा होगा, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन लॉन्च किया है। तो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन में भी ऑप्टिकल फाइबर की बार बार बात हो रही है, और देखिए 1995 में हुआ है, तो बहुत साल भी हो गए, तो ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इनफ क्वेश्चन थे जितना ऑप्टिकल फाइबर में क्वेश्चन डाल सकता है, मतलब टफ इनफ था क्वेश्चन ये, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनफैक्ट मैंने अभी घर में इंटरनेट लगवाया, तो वो भी क्या बोल रहा था कि सर ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है, ना कि कॉपर वायर केबल है, इसलिए आपके घर में जो नेट की स्पीड है काफ़ी तेज़ आ रही है, बिकॉज यू आर यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर। यहाँ पे लॉसेज बहुत कम होते हैं ऑप्टिकल फाइबर में, ठीक है। तो चलो, होता कैसे है ऑप्टिकल फाइबर में? ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करता है आइडिया ऑफ रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जल्दी से बता देता हूँ, रिफ्लेक्शन हम पढ़ चुके हैं सब कुछ। तो देखो, जब भी आपका, यहाँ से बता देता हूँ, ये तो एनिमेटेड है, तो देखो, एक ये मीडियम है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। अगर मीडियम 2 ज़्यादा डेंस है, तो अगर लाइट रे ऐसी गई या कोई भी रे ऐसी गई, कोई भी रे गई, तो अगर ये ज़्यादा डेंस है तो क्या होगा, ये इसके तरफ बेंड कर जाएगी। ये तो पढ़ा होगा आपने, ये इसका नॉर्मल पाथ होना चाहिए था, इसकी तरफ बेंड कर जाएगी। और अगर ये इससे लेस डेंस है, ये M2 इज मोर डेंस देन M1। अब दूसरा केस क्या है, लेट अस अज्यूम दूसरा केस क्या है आपका, M2 जो है वो लेस डेंस है। लेस डेंस दे सकते हो, जैसे कांच है, वो ज़्यादा डेंस है पानी से, तो वो क्या जाएगा, वर्टिकल से हट जाएगा, ठीक है। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हटते 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 ये पीछे आ जाएगा, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पढ़ा होगा आप सब ने भैया, 10 तक तो ये सब पढ़ते थे हर कोई, ठीक है। अब ये देखो, तो ये क्या गया, इतना हमने इसको कम किया, इसका हमने डेंसिटी इतनी कम की, इसको बोलते हैं कोर, इसको बोलते हैं क्लैडिंग। पहली बात तो ये पता होना चाहिए, ऑप्टिकल फाइबर है ये। तो हमने इसका इतना कम किया कि वो यहाँ से डेविएट होते 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 अंदर ही आ गया, तो इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये वेव गई, ऐसे गई, फिर यहाँ पे भी ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, ऐसे होगी। तो इस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। इसमें रे
ऐसे 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 जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गई पहली बात क्लैडिंग, और ये हो गई कोर। तो अब बताओ कोर का क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, कोर से ज़्यादा होगा, ये कम होगा ऑब्वियसली, तभी तो ये काम बनेगा, है ना। चलो अब ऑप्शन देखते हैं। तो क्या है, अ लेयर कॉल्ड एज क्लैडिंग विच हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर देन दैट ऑफ द कोर। तो ये गलत हो गया भाई, उसका तो कम होना चाहिए क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी काम करेगा। फिर दूसरा ऑप्शन क्या, लाइट इज प्रोपोगेटेड इन द ऑप्टिकल फाइबर बाय रिफ्रैक्शन इंटरनल रिफ्लेक्शन, आंसर सही है। तो ये हो गया आपका आंसर 2। और इसमें लॉसेस बहुत कम होते हैं, क्यों, क्योंकि आपने देख ही लिया पूरा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, और जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो लॉस बहुत कम होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन था, आपने तो सबने सुना होगा ऑग्मेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। बस एक बार सुना भर हो कि होता क्या है। उस समय बड़ा एक फेमस गेम भी था पोकेमॉन गो, अगर आपने सुना होगा पिछले 1-2 साल पहले। अब तो बिल्कुल न्यूज़ में नहीं आता, पोकेमॉन गो बहुत न्यूज़ में था, हर कोई पोकेमॉन गो खेल रहा था, इतने सारे डाउनलोड हो गए थे उसके प्ले स्टोर से। तो ऑग्मेंटेड रियलिटी होता क्या है बेसिकली, ऑग्मेंटेड रियलिटी देखो ये वर्चुअल रियलिटी है। आजकल तो कई थीम पार्क्स में और कई जगह पे आपने देखा होगा, मॉल्स वगैरह में बच्चों को ऐसे पहना देते हैं हेडसेट और वो एक वर्चुअल रियलिटी में चले जाते हैं और कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मूवी चलती रहती है। या फिर आपने मॉल्स में देखा होगा 7D 8D मूवी जो आजकल होती हैं, वो भी क्या, वो ऐसे ही आपको ऐसा कुछ पहना देते हैं और अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ये क्या होती है, वर्चुअल रियलिटी। नाम से ही क्या है, वर्चुअल रियलिटी, रियलिटी नहीं है वो वर्चुअल है, सब कुछ वर्चुअल है, ठीक है। एंड यू हैव टू वियर सम हेड ग्लास लाइक दिस। तो ये होगी वर्चुअल रियलिटी। अब दूसरा क्या है, ऑग्मेंटेड रियलिटी क्या है, वो ये है, देखो ये फ़ोन लिए हैं भाई साहब और ये सड़क पे कर रहे हैं, तो देखो एक पिकाचू बन के आ गया। तो ये क्या है, पोकेमॉन गो की फोटो है, ड्रैगोनाइट, आई डोंट नो, मैंने खेला नहीं था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑग्मेंटेड रियलिटी, रियलिटी को ऑग्यूमेंट कर रहे हैं। ऑग्यूमेंट मतलब होता है बढ़ाना, मतलब रियलिटी में और ज़्यादा कैसे उसको मीनिंगफुल बनाया जा सकता है। अब वो गेम्स में यूज़ करो, टूरिज्म में यूज़ करो, कैसे भी यूज़ करो, कि पता लगा आपने फ़ोन किया ताजमहल की तरफ, पूरा डेटा लिख के आ गया भाई, ताजमहल में जो विकीपीडिया पेज था वो बन के सामने आ गया, तो उसको बोलते हैं ऑग्मेंटेड रियलिटी, ठीक है। तो ये दोनों थे। अब देखो बहुत इजी, ये देखो कितना कॉमन है। अब जैसे आप आगे जा रहे हो, आपने अपना फ़ोन ऐसे किया, उसने बता दिया, ये सुनो सॉरी, उसने फ़ोन आपने ऐसे किया अपना टैब या फ़ोन, तो उसने बता दिया देखो कि टॉयलेट 10 मीटर की दूरी पे है, खाना 20 मीटर की दूरी पे, वाईफाई ये है, घर ये है, फलाना डमाका ये है, ठीक है। और ये हो गया वर्चुअल रियलिटी। अब देखो ऑप्शन कितने आसान थे, 2019 का क्वेश्चन है कि ऑग्मेंटेड रियलिटी अ सिमुलेटेड एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड एंड फिजिकल वर्ल्ड इज कंप्लीटली शट आउट। क्या ये सही है, आंसर बिल्कुल नहीं सही है, कि ऑग्मेंटेड रियलिटी में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फिर वर्चुअल रियलिटी, द इमेज इज जनरेटेड फ्रॉम अ कंप्यूटर आर प्रोजेक्टेड इनटू द रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, नहीं ये तो ऑग्मेंटेड रियलिटी होता है। तो ये तो दोनों रिप्लेस कर दिए इन्होंने, तो 1 और 2 तो रॉन्ग हो गए। जब 1 और 2 रॉन्ग हो गए तो ये भी गया, ये भी गया। अब हमें चेक करना है ऑप्शन नंबर 3 को। Augmented reality allows individual to be present in the world and improves the experiences using camera on the smartphone और PC, और बिल्कुल ठीक बात है ये। तो आंसर आपका बी हो गया, 3 और 4 बोथ राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 का क्वेश्चन है डिजिटल सिग्नेचर। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा कंट्रोवर्सी भी था कि कुछ लोग कह रहे हैं इसका आंसर सी होगा और कुछ लोग कह रहे हैं इसका आंसर डी होगा, बट मेरे अकॉर्डिंग आंसर इसका डी होना चाहिए। अभी ऑफिशियल की ऑब्वियसली आउट नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते, बट चूंकि कुछ FAQs दिए हुए हैं कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे, तो वो कहते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर सब काम करता है। चलो डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी। तो व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली, चलो मैं पहले कुछ बताता हूँ। तो आई आस्क्ड माय फादर कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, एक्चुअली ही वाज अ बैंकर, अब तो रिटायर्ड हैं। तो उन्होंने बोला कि देखो माई प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड एट मेनी प्लेसेस, ठीक है, बट आई कैन नॉट बी प्रेजेंट एट मेनी प्लेसेस। मुझे यहाँ सिग्नेचर भी करना है, 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 या फिर मुझे एक नोटिस इशू करना है तो मैं हर बार साइन भी नहीं कर सकता। तो इस दुविधा को रोकने के लिए एक डिजिटल सिग्नेचर नाम की चीज़ लाई गई, जिससे क्या होगा, मैं अगर डिजिटल सिग्नेचर कर दूं, ऑथेंटिकेट कर दूं मैंने किया है, और एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी भी हो जो सर्टिफाई करेगी हाँ भाई इस बंदे ने किया है, इस बंदे को, इस आदमी को हमने अथोराइज किया है डिजिटल सिग्नेचर बनाने के लिए। तो फिर क्या होगा कि अगर इस जगह पे आप नहीं पहुंचे बट आपका डिजिटल सिग्नेचर पहुंच गया, देन ओके दे विल से ओके फाइन सर, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया की तरफ ये कितना बड़ा कदम हो सकता है ना। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कई लोग हज़ारों किलोमीटर चले आ रहे हैं केवल एक साइन कर रहे हैं, साइन करके फिर वापस जा रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को कम करने के लिए द आइडिया ऑफ डिजिटल सिग्नेचर हैज़ कम, ठीक है। अब देखो ये क्या कहते हैं, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, तो कह रहे हैं कि वो सर्टिफिकेट्स वही हैं जो फिजिकल सर्टिफिकेट होते थे, उनका डिजिटल फॉर्म है, ठीक है।
फिजिकल सर्टिफिकेट क्या होते हैं, जैसे मैं ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह देख लिया, तो डिजिटल सर्टिफिकेट उनका डिजिटल फॉर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि डिजिटल सर्टिफिकेट, अच्छा डिजिटल सर्टिफिकेट के लिए यू कैन यूज डिजिटल सर्टिफिकेट फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डिजिटल साइंड इन इंक्रिप्टेड ईमेल, ठीक है। प्रोक्योरमेंट में और इन सब चीज़, पीडीएफ वगैरह मंगाने में आप यूज़ कर सकते हो, जैसे नोटिस वगैरह सेंड करने में, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिजिटल सिग्नेचर का आइडिया। अब देखो जैसा मैं जितनी इन्फॉर्मेशन बताया उससे क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ साइनिंग द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एंड इंश्योरिंग द ओरिजिनल कंटेंट इज अनचेंज्ड। बात बिल्कुल सही है भाई, तभी तो इनक्रिप्ट कर रहे हैं ना, ताकि ओरिजिनल कंटेंट पे कोई गेम ना खेले। मैंने सेंड किया और दूसरे तक पहुंच जाए और सर्टिफाई हो रहा है कि भाई XYZ ने भेजा है, तो उसमें कोई चेंजेस ना है, उसकी ऑथेंटिसिटी ओरिजिनलिटी बनी रहे, तो ऑप्शन 3 तो बिल्कुल ठीक है। देन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दैट आइडेंटिफाइज द सर्टिफाइंग अथॉरिटी, आंसर 1 भी ठीक है, ठीक है। तो एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी भी है, ठीक है। इनफैक्ट मैंने जो ये वाला स्क्रीनशॉट लिया है वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी से ही लिया है, ठीक। तो ये आंसर 1 और 3 सही है, तो और कोई ऑप्शन नहीं है आपका, 1, 2, 3 ठीक हो जाएगा, ठीक है। बट इररिस्पेक्टिव UPSC विल रिलीज द कीज नेक्स्ट ईयर, तो वी विल सी, बट दिस शुड बी द आंसर, ठीक है। अगला क्या है क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है कि कंटेक्स्ट ऑफ द वियरेबल डिवाइस। वियरेबल डिवाइस क्या होता है, जिन डिवाइस को हम पहन सकते हैं, वियरेबल डिवाइस। विच ऑफ द टास्क आर अकम्प्लिश्ड बाय द वियरेबल डिवाइस। तो वियरेबल डिवाइस क्या क्या करती हैं, तो वियरेबल डिवाइस आपने देखा होगा आजकल लोग क्या घड़ी पहन के चलते हैं, वाली ब्लैक वाली है ना, MI की आई घड़ी। तो उसमें क्या क्या होता है, लोकेशन होती है, लोग आते नहीं अपने स्टेटस पे डालते हैं कि इतना वॉक करके आए, ये करके आए। फिर स्लीप मॉनिटरिंग ऑफ द पर्सन, तो उसमें ये भी बता देता है कि रात में कितनी बार सोए, नहीं कितनी बार जगे, नींद कितनी बार डिस्टर्ब हुई, ये सब। तो उसमें क्या हो सकता है, आपकी स्लीप मॉनिटर हो सकती है, ठीक है। अगला क्या, असिस्टिंग द हेयरिंग इम्पेयर्ड पर्सन। तो इम्पेयर्ड पर्सन को उसके हेयरिंग में असिस्ट कर सकता है। अब आप ये देखिए, ये क्या है, बड़ा जेनरिक स्टेटमेंट है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल टेक्नोलॉजी है। और ये याद रखना, मैक्सिमम क्वेश्चन टेक्नोलॉजी में जब भी कोई जेनरिक क्वेश्चन आए, जैसे कि ये हेल्थ में हेल्प करेगा, ये एजुकेशन को ऑग्यूमेंट करेगा, XYZ करेगा, है ना, डिफरेंटली एबल्स को हेल्प करेगा, तो वो 99% ठीक ही होते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो टेक्नोलॉजी होगी जो ऐसा कर रही होगी, है ना। तो आंसर इसका तीनों हो जाएंगे, आंसर इसका D हो जाएगा। तो थोड़ा सा तो एजुकेटेड गेस लगाना पड़ेगा, है ना, तभी काम बनेगा। अब जैसे ये क्या है, देखो, स्मार्ट रिंग, स्मार्ट फिंगर, कितना कुछ है, स्मार्ट ब्रेसलेट, स्मार्ट बेल्ट, स्मार्ट पैंट, ब्लूटूथ की ट्रैकर, कितना कुछ है। तो कहीं ना कहीं तो डिफरेंटली एबल्स को ये हेल्प करेगा ही, ऑब्वियसली, लाइक दैट। ओके, चलो, तो इसका आंसर हो गया 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफीन पर। तो 2012 में बहुत न्यूज़ में था ग्राफीन है, तभी UPSC ने क्वेश्चन भी पूछ दिया। तो ग्राफीन बड़ा रिवोल्यूशनरी एलिमेंट चीज़ पाई गई है। तो आपको समझना क्या है अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि ग्राफीन काम क्या क्या करती है, ठीक है। तो ग्राफीन क्या चीज़ है, पहले थोड़ा देख लेते हैं। तो ग्राफीन क्या चीज़ है कि ये, जैसे कि इसको कंपैरिजन के रूप में आप देख सकते हो कि ग्रेफाइट क्या चीज़ है और ग्राफीन क्या चीज़ है। तो ग्रेफाइट आपने पढ़ा होगा, कार्बन का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ना, लेयर बाय लेयर, और लेयर में होता है इसलिए बड़ा फिसलता है, आपने देखा होगा ग्रेफाइट। आपकी पेंसिल भी क्या होती है, ग्रेफाइट लगी होती है आगे। अब ग्रेफाइन क्या है, इसका जो पहली लेयर है ना, बस इसको निकाल दो, 2D लेयर को निकाल दो, ये बन जाएगी ग्राफीन, सॉरी, ठीक है। तो केवल फर्स्ट लेयर को, टेक द फर्स्ट लेयर आउट एंड इट विल बिकम अ ग्राफीन, ठीक। तो ये तो हो गया ग्रेफाइट और ग्रेफीन में फर्क। तो क्या क्या कर सकता है ग्रेफीन की प्रॉपर्टीज बहुत ज़बरदस्त हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक से बहुत ज़बरदस्त, ये इलेक्ट्रॉनिक बहुत ज़बरदस्त यूज़ किया जा सकता है, सुपर कैपेसिटर इलेक्ट्रॉनिक, और ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट पाया गया, स्ट्रॉन्गेस्ट नॉट एलिमेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट पाया गया है। ये इसको बोलते हैं डायमंड के अराउंड इसकी स्ट्रॉन्गनेस है, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। इसके बहुत वेरियस यूज़ पाए जा सकते हैं, सेंसर्स में, बायो सेंसर, बायो मेडिसिन, ठीक। चलो अगला क्या हमें देखना है कि, तो जैसे मैं बता रहा था कि ग्राफीन कुड बी डिस्क्राइब्ड एज अ सिंगल 1 एटम थिक लेयर ऑफ द ग्रेफाइट, ठीक। इसको पढ़ लीजिएगा, इसीलिए मैंने आपको डाला है। और सो ईच लेयर ऑफ द ग्रेफाइन इज मेड अप ऑफ द हेक्सागोनल रिंग ऑफ द कार्बन। तो हेक्सागोनल मीन्स 6 वाला ऐसे रिंग ऑफ द कार्बन जुड़ा है 2D में। तो लेयर बाय लेयर नहीं है, 3D नहीं है, केवल एक लेयर है, ठीक। अब उससे कंपैरिजन करो कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम आपके इससे डायमंड से। सो डायमंड क्या होता है, आपने सुना होगा 3D स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये भी 3D स्ट्रक्चर, ये भी 3D स्ट्रक्चर है, बट वो क्या होता है, टेट्राहेड्रन होता है ना।
तो कार्बन का आपको स्ट्रक्चर पता होगा, तो क्या होता है, टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर है, दिखा नहीं पा रहा, आपने ऑब्वियसली देखा होगा कि एक एटम से ये 4 ऐसे जुड़े हैं, तीनों अलग अलग डायरेक्शन, चारों अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है, तो टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर होता है, तो ऑब्वियसली ये भी 3D स्ट्रक्चर हुआ। तो ये हो गया आपका ग्रेफीन, ठीक। तो पहली बात तो देखो ऑप्शन नंबर 3 को हटाओ, इट इज़ मेड अप ऑफ द सिलिकॉन, तो 3 तो हट गया, तो ये हट गया और ये हट गया। अब क्या देखना है हमें, 1 and 2 एंड 1 2 4, तो बेसिकली फंसी कहानी 4 नंबर पे, और कुछ देखना ही नहीं है ना। देखो वही बने बनना कि जैसे ही ऑप्शन हटे पहले तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। अब हमें ये चेक करना है केवल पूरा फोकस हमारी एनर्जी, पूरी एनर्जी हमारी इस पे लग जानी चाहिए। सो इट कैन बी यूज एज अ कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड रिक्वायर्ड फॉर द टच स्क्रीन एलसीडी एंड ऑर्गेनिक एलईडीज। तो ये आंसर ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कंडक्टिंग होता है, कंडक्टिविटी इसकी बहुत बढ़ जाती है, तो ऑब्वियसली ये ठीक होगा, ठीक है। अगर थोड़ा कॉमन सेंस और लगाओ तो ऑब्वियसली ये यूज़ काफ़ी हद तक ठीक ही होना चाहिए। अगर हमें नहीं पढ़ा ग्रेफाइन के बारे में, बस इतना पता है कि हाँ कार्बन का है कुछ कुछ, और पता भी नहीं, स्ट्रक्चर भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, बट 4 तो यार सही होगा। तो आपने जैसे सिलिकॉन एलिमिनेट किया, आपके 2 ऑप्शन ये दोनों बचे हैं, और आपको ये लगेगा कि हाँ प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है ये ठीक होने की, तो आपने लगा दिया। तो इर्रिस्पेक्टिव आपने कितना पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, तब भी आप इन क्वेश्चंस को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस, बहुत इजी क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस होता क्या है, जब पेड़ अपना खाना बनाते हैं। सो पेड़ अपना खाना बनाते कैसे हैं भाई, ऑब्वियसली सनलाइट लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के बहुत बड़े सिंक होते हैं, इसलिए पेड़ को क्या बोलते हैं, कार्बन सिंक्स भी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा कार्बन ये स्टोर करके रखते हैं, इसीलिए बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन खराब क्यों है, क्योंकि एक तो आप पहली बात तो ये जो कार्बन वाला कर रहे हैं सारा कार्बन सिंक उनका रिलीज कर दोगे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में जब जलाते हैं या जो भी करते हैं, ठीक है। और जो फ्यूचर में कार्बन डाइऑक्साइड ये एब्जॉर्ब कर सकते थे वो भी नहीं जा रहे हैं, और अल्टीमेटली बनता क्या है, खाना बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक। तो ये है फोटोसिंथेसिस का बहुत नॉर्मल सी बात। अब इसमें करते क्या है, आप देखो क्वेश्चन पढ़ो, तो ये फ्री एनर्जी मतलब क्या है भाई, सन की एनर्जी, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। पहले तो देखो इसमें गलत कौन कौन से, ऑक्सीजन इज टेकन आउट एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आर गिवन आउट, तो ये ऑब्वियसली गलत है, ये तो है ही नहीं। फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी रॉन्ग है। अब इन दोनों में चुनना है, तो क्या फ्री एनर्जी बन रही है, नहीं, पोटेंशियल एनर्जी बन रही है। पोटेंशियल एनर्जी क्या मतलब, खाने के फॉर्म में, ठीक है। एक खाने को जो हम खाना खा रहे हैं तो वो भी तो एक पोटेंशियल एनर्जी का ही तो फॉर्म है भाई। पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हुई ना हमारे अंदर, वो हम भागेंगे दौड़ेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, नहीं करोगे तो पोटेंशियल बना रह जाएगा, फिर सो जाओगे, वो एनर्जी कहीं और रिलीज हो जाएगी। चलिए, तो ये हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था, 2014 में एक बहुत इजी बायोलॉजी का क्वेश्चन आया था। चलो एक अगेन बहुत कॉमन और बहुत लॉजिकल क्वेश्चन हमारे आसपास, मतलब क्वेश्चन आया हुआ है जो हम आसपास देखते हैं, कि हम जैसे देखते हैं ना फ्रूट्स और वेजिटेबल को कहाँ डाल देते हैं, अगर हम फ्रिज में, तो क्या हो जाता है, उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज कर जाती है, मतलब कि उसको हम काफ़ी दिनों तक यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली हम कोल्ड स्टोरेज का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, हमने एग्रीकल्चर में नहीं पढ़ते हैं कि फूड स्टोरेज, जैसे संपदा योजना मैंने डिस्कस की थी 2 दिन पहले 3 दिन पहले, तो कोल्ड स्टोरेज बनाने की बात आती है, क्यों आती है, तो लॉजिक ये है, लॉजिक क्या है उसके पीछे का साइंस क्या है, कि भाई ऐसा क्या हो जाएगा कोल्ड स्टोरेज में, ऐसा क्या होता है रेफ्रिजरेटर में कि चीज़ें एज इट इज़ बनी रहती हैं या फिर थोड़ी डिटोरिएट बहुत धीरे धीरे होती हैं। तो बस यही कॉमन सेंस और क्यूरोसिटी की ज़रूरत है, ठीक। अब होता क्या है कि देखो जो फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं ये भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। जब वो रेस्पिरेशन करते हैं तो जब तक वो जिंदा रहेंगे, जब तक वो सांस लेंगे, तब तक वो हेल्दी रहेंगे। जैसे ही वो सांस लेना बंद कर देंगे फिर वो खत्म हो जाएंगे, डिटोरिएट होना शुरू हो जाएंगे। तो आइडिया ऑफ द कोल्ड स्टोरेज या फ्रिज क्या है, उसको कम करना, किसको, मेटाबॉलिज्म को कम करना है, रेस्पिरेशन की रेट को डिक्रीज करना। तो अगर रेस्पिरेशन की रेट डिक्रीज हो गई तो धीरे धीरे सांस लेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा दिन तक चलेंगे, तो शेल्फ लाइफ इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो फूड स्टोरेज एंड आपका फ्रिज का यही काम होता है, ठीक है। तो आंसर तो इसका सी हो गया, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज। तो ये तो बहुत इजी कौन सा, ये पता होना चाहिए हमें। चलो तो ये देखो फिर ये क्या है कि अब जैसे देखो हर कोई और सबका रेट ऑफ रेस्पिरेशन बहुत अलग अलग होता है। जैसे कि आपने देखा होगा नट्स और डेट्स, नट वगैरह बाहर पड़े रहते हैं, उनको कुछ होता है नहीं होता है, वो कितने सालों तक बाहर पड़े रहते हैं तब सड़ते हैं। बट कुछ चीज़ें होती हैं जिनका बहुत तेज़ी से होते हैं, जैसे मशरूम, पालक वगैरह बहुत तेज़ी से रेस्पिरेशन करके ख़त्म हो जाते हैं।
टमाटर वगैरह आपने देखा होगा, कई बार टमाटर आलू प्याज हम बाहर रखते हैं, फ्रिज में नहीं रखते हैं, है ना, अनियन पोटैटो। तो सबके रेट ऑफ रेस्पिरेशन पे डिपेंड करता है। समझ में आया, लॉजिक समझ में आया आपको ना, कि कुछ कुछ सब्जी को हम फ्रिज में रखते हैं, कुछ सब्जी को हम फ्रिज में नहीं रखते हैं, तो उसके पीछे का लॉजिक यही है। अब ये कि क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं कि रेस्पिरेशन रेट को, थोड़ा मैं एडिशनल कंटेंट बता रहा हूँ, रेस्पिरेशन रेट को कंट्रोल करने के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। अब एक टेम्परेचर तो मैंने बता दिया आपको कि भाई जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन कम होगा, है ना, केमिकल रिएक्शन की स्पीड कम होगी और उतना एंजाइम वगैरह कम करेंगे और रेस्पिरेशन कम हो जाएगा। सिमिलरली और भी चीज़ें, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइडेशन, स्ट्रेस, जैसे कि अगर आपने किसी सब्जी में कांटा लगा दिया, मान ली कट कर दिया, तो क्या होगा, डैमेज बहुत तेज़ी से होता है ऑब्वियसली। तो ये भी वन ऑफ द फैक्टर है कि रेस्पिरेशन किस स्पीड से होता है। तो ये सब फैक्टर एक बार पढ़ लेना कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेस्पिरेशन को इफेक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से उनकी शेल्फ लाइफ कम या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो यही लिखा है इसमें, कोल्ड चैम्बर में या फिर फ्रिज वगैरह में होते हैं तो उनकी स्टोरेज लाइफ बढ़ जाती है। चलो, तो इसका आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, मेनी प्लांट्स ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग डू नॉट ग्रो। ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग, अगर आपको याद होगा तो पिछली बार हमने पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, पढ़ा था ना। तो क्वेश्चन यही है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हुए या ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग, जैसे हम धान में करते हैं, राइस में करते हैं, या किसी में भी करते हैं, टमाटर की भी लगाते हैं, ऐसे ही लगाते हैं, तो कई बार वो ग्रो नहीं करती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रूट के हेयर होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बहुत आंसर ठीक ठीक दिए हैं इसके, मतलब ऑप्शन ठीक ठीक दिए हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली होता क्या है। जो रूट्स के हेयर होते हैं, देखो रूट हेयर होते क्या हैं, चलो यहाँ देख लो, ये हो गई आपकी रूट, और रूट के ये हेयर होते हैं, ये देखो छोटे छोटे रोए जैसे निकले होते हैं ये रूट के, और ये किस काम के आते हैं? ये मेन काम लेते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन का, कैपिलरी एक्शन के थ्रू। ठीक है, तो ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू हम पढ़ेंगे, कैपिलरी एक्शन, डोंट वरी, आगे के क्वेश्चन है तो उसमें हम देख लेंगे कैपिलरी एक्शन क्या होता है। तो ये काम होता है। अब क्या होता है कि हम जब उसको उखाड़ते हैं एक जगह से, तो कई बार होता है कि ये मिस आउट कर जाते हैं या टूट जाते हैं ये। तो जब रूट हेयर टूट जाते हैं तो जब भी वो अगली जगह प्लांट करोगे तो वाटर ले नहीं पाएंगे और आपका ट्रांसप्लांटेशन अच्छा नहीं होगा। आइडिया ये है इसके पीछे का। ठीक है, तो रूट हेयर का काम क्या होता है? प्लांट्स टेक देयर वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट हेयर, और वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब देखो बाकी ऑप्शन भी अगर देखा जाए तो लीव्स गेट डैमेज ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटेशन, बड़ा फ्रिवलस सा लग रहा है। मोस्ट ऑफ द रूट हेयर ग्रिप द न्यू सॉइल टू हार्ड, ये तो अगर टू हार्ड करेंगे तो अच्छी बात है, ये तो दिस इज अ गुड थिंग, तब तो नहीं ग्रो करना चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता। द न्यू सॉइल डज नॉट कंटेन द फेवरेबल मिनरल बट अर्लियर इट वॉज हैपनिंग, मतलब हो सकता है दिस कैन बी अ पोटेंशियल आंसर, बट द बेटर आंसर इज ऑब्वियसली दिस वन। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक ट्रांसप्लांट सीडलिंग से उगाओगे, धान को एक जगह से करोगे और दूसरी जगह पे लगाओगे, तो सॉइल का तो ध्यान रखोगे ना, इतना तो कॉमन सेंस है। दूसरी बात, एक और बात है, लाइक समवन टोल्ड मी कि धान वगैरह में जब राइस की करते हैं तो उसमें भी ऐसे ही करते हैं, तो उसमें बड़ा क्योर रखते हैं, बड़ा ध्यान से नीचे से निकालते हैं, थोड़ा सा गीला करके थोड़ा आराम से निकालते हैं, ताकि रूट हेयर्स को, या फिर उनको तो इतना नहीं पता, बट रूट्स पे ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े। उन पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा तो ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स होंगी वो ग्रो नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। चलो, अगला क्वेश्चन है कि अगर पोटैटो को, आलू को रख दें प्योर पेपर प्लेट पे, पेपर प्लेट सुनी होंगी आपने, देखी होंगी, पेपर प्लेट पे पोटैटो को रख दो और माइक्रोवेव में रख दो, तो पोटैटो तो आपका हीटअप हो जाएगा, लेकिन पेपर प्लेट हीटअप नहीं होंगी। ऐसा क्यों? अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मैंने बोला ना, माइक्रोवेव ओवन आपके आसपास है और वो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हाउ बेसिकली इट वर्क्स। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है कि पोटैटो है, उसके नीचे पेपर प्लेट है, उन दोनों को फ्रिज में रखा, सॉरी नॉट फ्रिज में नहीं रखा, वहाँ रखा, माइक्रोवेव ओवन में रखा और काम नहीं बना, उसका पोटैटो तो जल भुन जाएगा, अपना बढ़िया भरता बन जाएगा, बट पेपर प्लेट को कुछ नहीं होगा। तो ऐसा क्या हो रहा है उसके अंदर? अब देखो क्वेश्चन ऑप्शन भी अच्छे अच्छे हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है? पोटैटो इज सिंपली मेड अप ऑफ द स्टार्च विच द पेपर इज मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज, कन्फ्यूजन है। ट्रांसमिट्स द माइक्रोवेव वेयर रिफ्लेक्ट्स द माइक्रोवेव, अगेन कन्फ्यूजन है। तो इट बिकम्स टफ इन द ऑप्शंस।
तो इसके बेसिक ये है कि आपको पता होना चाहिए हाउ माइक्रोवेव बेसिकली वर्क्स। तो देखो माइक्रोवेव के अंदर क्या होता है कि रेडियो वेव्स, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स चलती हैं। तो जब रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इतना तेज चलती हैं तो ये वेव्स क्या करती हैं, जो भी मॉलिक्यूल के अंदर बाइपोलर डाइपोलर मूवमेंट होता है उनको ये हिलाना शुरू कर देती हैं। जैसे ये देखो, ये पॉजिटिव निगेटिव देख रहे हो कैसे हिल रहा है। तो ये इतना तेज जब हिलेगा, इतना तेज वाइब्रेशन करेगा तो क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा। तो जिस भी चीज के अंदर, और वाटर क्या है, H2O एक पोलर मॉलिक्यूल है ना, तभी तो वाटर के अंदर चीनी और वाटर के अंदर आपका सॉल्ट घुल जाता है। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गई, इसने इसको हिलाया और क्या किया, एनर्जी हुई, तो उससे क्या हुआ, आपका खाना पक गया, पोटैटो पक गया। पर जो कंपाउंड जिसमें पोलर नहीं होंगे, जिसके अंदर पोलर होने की वही क्षमता ही नहीं होगी, ना वो हिलेंगे, ना उसके मॉलिक्यूल हिलेंगे, ना कुछ होगा, ना कुछ होगा। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत चीजें लिख के आती है माइक्रोवेव सेफ। ठीक, इसलिए जिस भी चीज में पानी होगा, क्योंकि पानी एक पोलर कंपाउंड है, तो वो क्या कर जाएगा, इम्पैक्ट कर जाएगा, वो माइक्रोवेव उसको हिला के रख देगा। पर बहुत चीज़ों में क्या होगा, पानी नहीं होगा, जैसे कि वही जैसे आपके बॉल वगैरह आते हैं, बॉल वगैरह, तो वो माइक्रोवेव सेफ क्यों है, क्योंकि उनमें पानी नहीं है, उसके अंदर ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो पोलर बिहेवियर नहीं शो करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया बहुत आराम से, तो बहुत आसान है फिर ये तो। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसलिए हुआ क्योंकि पोटैटो कंटेन्स द वाटर एंड पेपर डज नॉट कंटेन द वाटर। बहुत आसान आपका, तो जस्ट पता होना चाहिए माइक्रोवेव ओवन हाउ बेसिकली इट वर्क्स। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है कि केमिकल चेंज। तो आपको केमिस्ट अपने एनसीईआरटी में पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो तो आपको पता होगा, नहीं पता हो तो पता कर लीजिए, अभी पता कर लीजिए कि बेसिकली कह रहे हैं कि केमिकल चेंज कौन से हैं कौन से नहीं है। बहुत सारे टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन पड़े रहते हैं इसके, तो आपको पता होना चाहिए केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में वन बेसिक डिफरेंस क्या होता है। बेसिक डिफरेंस एक ये होता है कि उसको वन स्टेट, स्टेट 1 एंड स्टेट 2, एंड ये चेंज हो रहा है, राइट। सो if it is a physical change it can be converted from state 2 to state 1, but if it is a chemical change, अगर chemical change है तो वो परिवर्तन नहीं हो सकता वापस state 2 से state 1 में। ठीक है, तो ये state 2 से state 1 से state 2 में चेंज हो जाएगा केमिकल चेंज, सॉरी केमिकल चेंज होगा तो वापस state 2 से state 1 में नहीं आएगा, फिजिकल चेंज होगा तो state 2 से state 1 में आ जाएगा। चलो ऑप्शन देख लो, तो सोरिंग ऑफ द मिल्क, मिल्क का खट्टा हो जाना, क्या वो वापस बन जाएगा मिल्क, नहीं बनेगा, पता ही हम सबको, फिर वो फेंकना पड़ता है या उसका पनीर वनीर बनाओ, कुछ बनाओ। तो थर्ड तो है, ये है केमिकल चेंज, तो ये ऑप्शन ठीक हुआ, ये ऑप्शन ठीक हुआ, ये गलत हुआ। अब इन दोनों में देखना है 1 और 2। मेल्टिंग ऑफ द आइस, अगर आइस मेल्ट कर जाएगी तो उसको दोबारा क्या आइस बनाया जा सकता है, आंसर है हाँ, दोबारा फ्रिज में रख दो बन जाएगी आइस। तो ये नहीं हुआ, तो आंसर ऑप्शन 2 रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन 2 रॉन्ग हो गया तो आंसर इसका बी ठीक हो गया, दैट इज केवल सोरिंग ऑफ द मिल्क। ठीक है, तो ये आपका केमिकल चेंज आपको पता होना चाहिए, तो एक छोटी सी डेफिनेशन है, याद रखना और उसका काम बन जाएगा आपका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि, अच्छा अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लगातार हैं, एक यूवी पे है और एक क्लोरीन पे है ना। दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं वाटर के, वाटर को साफ करने के टेक्नोलॉजी के रूप में। अब आपको पता है कि वाटर को साफ करने कितना इंपॉर्टेंट है। आपके घर में भी एक्वागार्ड लगा होगा, एक्वागार्ड नहीं लगा होगा तो आपके यहाँ भी बाहर से पानी आता होगा आई बिलीव, क्योंकि पानी की जो सिचुएशन है अब तो आप समझ ही रहे हैं, नीति आयोग ने रिपोर्ट निकाल के ही बोला कि भाई खिंचवी भयावह सिचुएशन है, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो सिचुएशन ऑफ वाटर इज़ नॉट वेरी हेल्दी इन इंडिया या अक्रॉस द वर्ल्ड बोल लीजिए। तो इसलिए अपने यूपीएससी के एग्जाम में ऑल द टेक्नोलॉजीज दैट आर बीइंग यूज्ड फॉर द वाटर प्यूरिफिकेशन बिकम्स रियली 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2 क्वेश्चन अभी आप देख लेंगे, बाकी मैं आपको होमवर्क दूंगा कि आपको अपने एंड पे क्या क्या करना है। पहली बात कि आपको ये देखना है कि हमारा जो घर में एक्वागार्ड वगैरह कैसे काम करता है। दूसरी बात आपको देखना है ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस, एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अगर एनसीईआरटी में आपको नहीं मन है ढूंढने का तो आप अपने ऑनलाइन ढूंढ लीजिएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस कर लीजिएगा, ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है और ये कैसे रोल प्ले करता है वाटर प्यूरिफिकेशन में। ठीक है, ये 2-3 बातें हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली द ड्रिंकिंग वाटर प्यूरिफिकेशन। लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट है रोल ऑफ द अल्ट्रा वायलेट रेज। सो अल्ट्रा वायलेट का क्या यूज होता है आपके वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम में। अब अल्ट्रा वायलेट रेज हैं हमारे पानी में क्या करेंगे, सोचिए।
अल्ट्रा वायलेट रेज क्या होती हैं? हाई एनर्जी रेज होती हैं, इतना इतना थोड़ा थोड़ा हमें पता है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगी, आपको खुद लॉजिक लगा सकते हो। वाटर कैसे ख़राब होगा? वाटर कैसे ख़राब होगा? जब उसमें कुछ कीटाणु वगैरह होंगे तो उन कीटाणुओं को मार देगा यूवी। क्या यूवी की आपको लग रहा है, लॉजिकल कॉमन सेंस लगाइए कि क्या कोई रेज हमारी पानी में कोई ऑडोर को रिमूव कर सकती हैं या ऑडोर ला सकती हैं? काफ़ी मुश्किल है। एंड स्पेशली इफ़ द रिटर्न इज ऑल अनडिजायरेबल ऑडोर, तो ऑब्वियसली जो ऑल लिख दिया तब तो बिल्कुल नहीं। अरे थोड़ी बहुत तो मार भी सकती हैं, जो ये वायरस और ये बैक्टीरिया पैदा कर रहे होंगे जिनको इसने मार दिया। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन तो ठीक है, इट इनएक्टिवेट स्लैश किल्स द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, बट सेकेंड ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक, थर्ड क्या, इट क्विकन्स द सेडिमेंटेशन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल। अब देखिए, जो यूवी है वो कोई बहुत केमिकल चेंज नहीं कर रहा है, वो आपकी एक रे आई, आपने पानी में डाला, उसने छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को ढूंढा, मार डाला। सेडिमेंटेशन और टर्बिडिटी क्यों आती है? जब कुछ आप उसमें एडिशनल कोई केमिकल वगैरह मिलाएं, तो कोई केमिकल वगैरह तो मिला नहीं रहा है, तो ऑप्शन 3 भी ठीक गलत हो जाएगा, इसमें ऑप्शन 1 आएगा सही। अब देखो, अगेन आई विल से कि मैं तो आर्म चेयर एनालिसिस कर रहा हूँ। आर्म चेयर एनालिसिस मतलब क्वेश्चन आ गया तब मैं सोच समझ के उसको फिर मैं कह रहा हूँ कि अच्छा ये तो बहुत कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है, पर इसके लिए आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। ऐसा नहीं है कि विदाउट नॉलेज यू कैन सॉल्व इट। हाँ, ऑब्वियसली यू कैन एलिमिनेट 1 to 2 ऑप्शंस, बट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो यूवी रेस क्या करती हैं? इट अटैक्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय अटैकिंग देयर जेनेटिक कोड। सो उसके जेनेटिक कोड को अटैक करती हैं और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती हैं। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन इसका 1 ठीक हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बाकी पढ़ लेना। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट प्यूरिफिकेशन के एडवांटेज क्या होते हैं? तो यूवी डज नॉट ऐड एनी केमिकल टेस्ट और ओडोर टू द वाटर। ठीक है, बहुत इफेक्टिव होता है, बट लेकिन थोड़ा महंगा होता है। ठीक है, और लो, इसकी मेंटेनेंस बहुत लो होती है। ठीक है, बाकी आप देख लेना। आप देखो, इसमें ये भी लिखा है, डज नॉट इट सेल्फ इनफ टू प्यूरिफाई वाटर टू द ड्रिंकिंग वाटर पर्पज। इतना नहीं प्यूरिफाई करता है कि पानी पी लिया जाता है, बट हाउएवर बैक्टीरिया और वायरस को तो ये मार ही डालता है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि यूवी सिस्टम को पेयर किया जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम के साथ, तो इसलिए आपको रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ना पड़ेगा अपने एंड पे। ठीक है, चलो, अगला क्वेश्चन है क्लोरीनेशन पर। ना मैं एक वीडियो देख रहा था, उसने बोला कि पिछले 100 साल में अगर आपको एक चीज़ बोली जाए, जिस चीज़ के आविष्कार ने, जिस चीज़ के यूज़ ने बहुत ज़्यादा डेथ बचाई हैं, तो उसने कई सारे ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है वैक्सीनेशन, है ना, इतनी बड़ी बड़ी डिसीज़ हो गई। दूसरा ऑप्शन उसने दिया पेनिसिलिन, ठीक, एंटीबायोटिक्स। बट उसने आखिरी में बोला बट नहीं, द करेक्ट आंसर इज क्लोरीनेशन। सही आंसर है पानी का क्लोरीनेट करना ही वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव और एक जो सिंगुलर चीज बोले जिसने बहुत ज्यादा जिंदगी बचाई है वो है क्लोरीनेशन। ठीक है, कैसे? उसने बोला कि अगर क्लोरीनेशन नहीं होता, इफ द क्लोरीनेशन वुड नॉट हैव बीन देयर, देन हमारे बहुत ज़्यादा तो केवल वाटर बॉर्न डिसीज हो जाती, देयर वुड हैव बीन मेनी वाटर बॉर्न डिसीजेस, और बहुत लोग तो केवल इन्हीं से मर जाते हैं। तो क्लोरीनेशन इज़ अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव वे, बहुत सस्ती है क्योंकि बहुत अवेलेबिलिटी है क्लोरीन का हमारे नेचर में। तो चाहे गरीब से गरीब देश हो, अमीर से अमीर देश हो, हर कोई क्लोरीनेशन का प्रयोग करता है अपने पानी को साफ करने के लिए। ठीक है, तो ये तो मैंने थोड़ा कहानी और बैकग्राउंड सेट कर दिया, तो क्वेश्चन अब देखते हैं। तो क्लोरीनेशन इज अ प्रोसेस यूज फॉर द वाटर प्यूरिफिकेशन, द डिसइंफेक्टिंग एक्शन ऑफ द क्लोरीन इज मेनली ड्यू टू। तो आपका थोड़ा क्लोरीन की रिएक्शंस पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बिना काम बनेगा नहीं। तो क्लोरीनेशन बेसिकली काम कैसे करता है कि फॉर्म ऑफ क्लोरीन, कोई भी फॉर्म ऑफ क्लोरीन पानी में डालेंगे तो HOCl बनता है, ठीक, हाइपोक्लोरस एसिड, और ये हाइपोक्लोरस एसिड ही होता है, यही मेन चीज़ होता है जो अटैक करता है और बैक्टीरिया और इन सबको मार डालता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। और ये बड़ा सस्ता होता है क्लोरीनेशन, इसीलिए इट इज़ वेरी वाइडली यूज्ड। ठीक है, इसमें pH भी थोड़ा मेंटेन रखना पड़ता है, बट वो अगेन वो चल जाता है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के पार्ट में जो आपके सिलेबस में नहीं है ऑब्वियसली, वो इट गोज इनटू वेरी स्पेसिफिक एरिया, बट फॉर अस वी नीड टू नो दैट द हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं इसको। तो हाइपोक्लोरस एसिड जो होता है ये काम करता है डिसइंफेक्टिंग कंपाउंड का क्लोरीनेटेड वाटर में। ठीक, ओके, अब देखो, अब अगला आता है कि क्या क्लोरीन श्योर वे है सारे पैथोजन को मारने का? तो आंसर है नहीं। थोड़े जो पैथोजन है जैसे कुछ सिस्ट पैथोजोआ प्रोटोजोआ होते हैं वो बच जाते हैं और वो क्लोरीन भी नहीं मार पाता है। ठीक है,
और ये भी होता है कि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा क्लोरीन मिलाने से भी दिक्कत, ऐसा अब इतने सालों से यूज़ करते करते देखा गया कि क्लोरीन का इफेक्ट वाटर पे भी होता है। आपने अगर पानी पिया हो कई बार, क्लोरीनेटेड वाटर थोड़ा सा अजीब सा भी होता है, अगर प्रॉपरली डिसइंफेक्टेड नहीं है, केवल क्लोरीन पड़ा है, तो वो ज़्यादा कुछ अजीब सी स्मेल और अजीब सी महक भी आती है। और अगर हैंडल नहीं किया गया तो बहुत एक्यूट हेल्थ इफेक्ट भी होते हैं। समटाइम्स इट कैन लीड टू सम ब्लैडर कॉलन एंड रेक्टल कैंसर, कुछ कैंसर जैसा भी कुछ कुछ होता है। तो ऑब्वियसली देयर आर सम हेल्थ कंसर्न्स, बट स्टिल इसका बहुत क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि सस्ता है। अब जो महंगी महंगी जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, बड़ी इकनॉमी है, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो तो अफोर्ड कर सकती हैं अल्टरनेटिव वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, बट जो स्पेशली अफ्रीकन और साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनको दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड व्हेन द क्लोरीन इज एडेड। ठीक है, थोड़ा केमिस्ट्री से रिलेटेड था तो इसमें थोड़ा पता होना चाहिए, बट इसके पीछे का बैकग्राउंड यही था कि यू शुड नो द थिंग्स विच इन्वॉल्व अवर बेसिक नीड्स, कि पानी पीना है, साफ पानी पीना है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट जिनसे वो साफ होता है। ठीक है, तो वही मैंने आपसे बोला, एक बार ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस पर क्वेश्चन अभी ढंग का बना नहीं है। सो यू कैन एनी डे एक्सपेक्ट क्वेश्चन। अरे आपने देखा होगा हेमा मालिनी भी जब प्रचार करती हैं केंटारो का, तो वो भी बोलती हैं कि ऑस्मोसिस है, रिवर्स ऑस्मोसिस है, ये सब। तो ये चीज़ें हमारे आसपास हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फोटो सेल के बारे में। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द फोटो सेल आर करेक्ट। सो फोटो सेल इज फोटो सेल, तो फोटो सेल के बारे में पता ही, हमने पिछली बार ही पढ़ा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उससे क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काम करता है कि भाई आपका वो गिरा, सनरेज गिरी, फोटॉन्स बने और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ और इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो गई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आइंस्टीन ने दिया था, जिसके लिए उनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। ठीक है, तो ऑब्वियसली सेकंड पॉइंट भी ठीक हो जाएगा। इट इज़ अ डिवाइस विच हुज इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज आर अफेक्टेड बाय लाइट। तो ये दो ऑप्शन तो बहुत जेनरिक है, बहुत ईजी हैं। तो ऑप्शन आपका ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। ठीक, 1 और 2 तो ठीक होना ही होना है। अब ये बात आती है कि 3 ठीक है कि नहीं। फोटो सेल्स आर यूज इन द बल्गरल अलार्म्स, चोर चकारों को पकड़ने के लिए जो अलार्म बनते हैं उसमें फोटो सेल का यूज़ होता है। तो ये आंसर है ठीक। अब इसमें देखो ये चीज़ पता होनी चाहिए, कॉमन सेंस भी क्या ही लगाएगा कोई, बट पता होना चाहिए ये चीज़। ठीक, कैसे यूज़ करते हैं बर्गलर अलार्म में? तो बेसिकली बर्गलर अलार्म में क्या होता है कि आपका जो, जैसे मान लीजिए ये डोर है और आप कोई बंदा जा रहा है, तो एक पूरा सर्किट बना दिया। व्हेन समवन ओपन्स अ डोर और उसके लाइन ऑफ साइट में आता है या उस सर्किट को ब्रेक करता है, तो करंट में चेंज होता है। ठीक है, कुछ ऐसा मैकेनिज्म बना दिया, जो आपने लॉक को छुआ या आपने किसी गेट को टच किया, तो जो सर्किट बना हुआ है उसमें एब्रप्ट चेंज आया, और जैसे ही एब्रप्ट चेंज आया तुरंत वो अलार्म बज गया। बस लॉजिक यही है। ठीक है, तो देखो एक बार पढ़ लेते हैं। तो फोटो सेल क्या होता है कि इंसर्टेड इन द डोर लाइट, इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है, जो क्या होता है? ऑटोमेटिक डोर ओपनर होता है। अगर कोई आदमी अप्रोच करता है, ठीक है, और वो क्या करता है? लाइट बीम को इंटरप्ट करेगा अगर कोई पहुंचेगा, और जैसे ही लाइट बीम इंटरप्ट हुई तो चेंज में करंट आएगा, फोटो करंट में, और ऑब्वियसली अलार्म बज जाएगा। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है। अगेन अब तो आ चुका है क्वेश्चन, दोबारा क्या आएगा, बट थोड़ा सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ लेना, क्योंकि ये यूनिवर्सल चीज़ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लास्ट टाइम भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो क्वेश्चंस तो आ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। ठीक है, चलो। अच्छा, आपने देखा होगा बहुत सारे हाईफाई क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग ये सब आ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बट यूपीएससी देखा आपने काफ़ी कॉमन आसपास के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मतलब एक होता है ना अनएक्सपेक्टेड, हमने सुनी है चीज़ बट हमें पता नहीं है चीज़। वी हैव हर्ड ऑफ दोज थिंग्स बट वी डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर और हाउ दे फंक्शन, बिकॉज वी हैव नॉट डन द एक्स्ट्रा एफर्ट। हमें पता है बट हमने उसके लिए कभी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लिया। कि एक बार ज़रा खुद से ही इंटरनेट पे गूगल कर लें कि यार कि ये माइक्रोवेव काम कैसे करता है। तो व्हेनेवर वी टेक दिस एक्स्ट्रा एज, हम अगर हल्की सी भी एक्स्ट्रा एज लेते हैं, यूपीएससी रिवॉर्ड्स अस, यूपीएससी हमें डेफिनेटली रिवॉर्ड करता है। ठीक है, चलो अगला है सीएफएल और एलईडी में फ़र्क। सो लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे जो मर्क्यूरी होता है, आपके रॉड्स और मर्क्यूरी कैसे आपकी जो लैम्प्स होती हैं उसमें कैसे यूज़ होता है, पूरा जो सर्किट बना के मैंने दिखाया था, राइट, पूरा एनिमेशन से दिखाया था। तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लेना अगर आपने नहीं देखा है, तो आई होप सब फॉलो ही कर रहे हैं तो आपने याद होगा। तो सीएफएल में देखो मर्क्यूरी का यूज़ होता है। अच्छा चलो इस क्वेश्चन को हम लॉजिक से सॉल्व करते हैं। आपके घर में भी देखा होगा बहुत सारे एलईडी रिप्लेस हो गए होंगे। इनफैक्ट गवर्नमेंट की भी स्कीम है, कौन सी, उजाला, जिसमें वो एलईडी का प्रयोग करने की बात कर रहे हैं।
तो एलईडी की बात करने की, प्रयोग की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों? ऑब्वियसली पॉइंट 3 देखो, CFL इज लेस एनर्जी एफिशिएंट एज कंपेयर टू द एलईडी। तो ऑब्वियसली CFL ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसीलिए एलईडी का यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो ऑप्शन 3 तो ठीक हो गया। तो ऑप्शन 3 जैसे ही ठीक हुआ तो चलो ये ठीक हो गया, ये हटाओ। तो CFL इज लेस एनर्जी एफिशिएंट एज कंपेयर टू द एलईडी। ठीक, एवरेज लाइफ ऑफ स्पैन ऑफ द CFL इज मच लॉन्गर देन ऑफ एलईडी, ऐसा हो सकता है? आंसर है नहीं। आपको ही पता है अपने घर में एलईडी लगाया हुआ है कि एलईडी कितने सालों साल चल जाएगा, CFL जो इतने साल नहीं चलता है। इनफैक्ट एलईडी की तो वारंटी भी ज़्यादा देते हैं। एलईडी महंगा होता है, इट इज़ कॉस्टली, आई एग्री, बट उसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, एनर्जी इफिशिएंट भी ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन 2 रॉन्ग हो गया। 2 जैसे ही रॉन्ग हुआ तो आपका ये और ये रॉन्ग हुआ, आपका ऑप्शन C ठीक हो गया, है ना। पेपर में भी आप ऐसे कर सकते हो जो मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, इससे बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है पेपर में इटसेल्फ। व्हेन यू एग्जैक्टली नो दैट यू हैव टू फोकस ऑन ओनली वन ऑप्शन, एक या दो ऑप्शन में फोकस करना, इट रियली हेल्प्स। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, याद है? CFL यूज़ करता है मर्क्यूरी वेपर और फॉस्फर को, हमने पूरा डायग्राम बना के फॉस्फर वगैरह डिस्कस किया था। और एलईडी का तो नाम ही क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड, है ना। तो डायोड का क्या मतलब है? डायोड इज अ सेमीकंडक्टर मटेरियल। आई थिंक डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, बट थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। डायोड और ट्रांजिस्टर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर मटेरियल के बने होते हैं। ये पता होना चाहिए सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो होमवर्क देख लेना, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, और सेमीकंडक्टर्स के यूज़ कहाँ होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग होमवर्क प्लीज़ एक लाइन पे नोट कर लेना और प्लीज़ अपलोड भी कर देना कोई स्टूडेंट्स कमेंट पे। चलो, तो यही है दोनों के बीच का आइडिया। अब देखो ये बात है, अगर आप आज ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन इट विल बी सो इजी, बट रिमेंबर इट वाज आस्क्ड इन 2011। आज से 9 साल पहले पूछा गया, तो तब समझ लो एलईडी का कितना बोलबाला रहा होगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, स्पेशली जो टेक्नोलॉजी जो कॉमन पर्पज़ है, जो कॉमन ह्यूमन हमारे आसपास की चीज़ों से रिलेटेड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है ब्लू रे डिस्क। सुना होगा बहुत पहले, 2011 का क्वेश्चन है, तो बहुत पहले था। अब तो ब्लू रे डिस्क आती हैं, बट अभी इतनी न्यूज़ में अब तो पेन ड्राइव और अब तो क्लाउड कंप्यूटिंग का ज़माना हो गया। तो ब्लू रे डिस्क बहुत पॉपुलर थी, ये पूछा जा रहा है। न्यू डिस्क फॉर्मेट नोन एज द ब्लू रे डिस्क इज बिकमिंग पॉपुलर, इन वॉट वे इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द DVD। तो जैसे पहले क्या था, फ्लॉपी डिस्क था, आपको याद होगा, आपने सुना भी नहीं होगा फ्लॉपी डिस्क तो बहुतों में आपने। फ्लॉपी डिस्क के बाद CD बनाया, CD के बाद DVD आया, DVD के बाद अभी उससे इम्प्रूव था ब्लू रे डिस्क, अब तो पेन ड्राइव वगैरह आ गया। तो ये पूछ रहे हैं कि भाई DVD से कैसे अलग था। अब ये बताओ कि ऑब्वियसली ये खुद कह रहे हैं कि ये इट इज़ DVD से बेहतर है ब्लू रे डिस्क। ठीक, पॉपुलर हो रहा है इसका मतलब कि देखो क्वेश्चन में ही देखो थोड़ा आंसर भी छुपे हैं कि पॉपुलर हो रहा है इसका मतलब कि DVD से एक बेहतर है। अगर DVD से बेहतर है तो किस मामले में बेहतर होगा? किस मामले में बेहतर होगा? पहली बात क्वालिटी में बेटर होगा, दूसरी बात क्वांटिटी में बेटर होगा, तीसरी बात साइज में बेटर होगा। भाई आइडिया क्या है, उसको छोटे से छोटा करना है। ठीक है, तो अगर पहला ऑप्शन पढ़ो, हमें नहीं पता ब्लू रे क्या है, हमें नहीं पता DVD क्या है। चलो पहला, DVD सपोर्ट स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ब्लू रे सपोज द हाई डेफिनेशन, लॉजिकल है। कंपेयर टू द DVD, तो पहला ऑप्शन ठीक हो गया। पहला ऑप्शन ठीक हुआ तो ये हटा दो, तुरंत हटाया भाई। ऑप्शन पढ़ा, पहले एलिमिनेशन शुरू कर दिया राइट फ्रॉम द स्टार्ट। सेकंड, कंपेयर टू द DVD, BD फॉर्मेट हैज सेवरल टाइम मोर स्टोरेज कैपेसिटी, लॉजिकल है। ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट है तो होना चाहिए, तो दूसरा भी सही हो गया, तो ये भी ए ऑप्शन भी गलत हो गया। अब गेम आके रुक गया नंबर 3 पे। अब ये कह रहा है थिकनेस ऑफ द BD इज 2.4 mm वाइल DVD इज 1.2 mm। अब एक बात बताओ, क्या DVD की जो थिकनेस होगी, जो मोटाई, क्या उससे डबल मोटाई होगी? यार हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं बढ़ रहे हैं। तो हमें बेसिकली साइज छोटा करना है, छोटा नहीं हो करेंगे तो एटलीस्ट सिमिलर तो रखेंगे। अगर आपने देखा होगा जो नए DVD प्लेयर आए थे, अगर आपको याद हो, तो उसमें CD भी लग जाती थी। तो DVD और CD का साइज सेम था, तो साइज में ज़्यादा वेरिएशन नहीं किया। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? ताकि अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें हमें बार में वेरी ना करनी पड़े, जैसे कि अलग अलग हार्डवेयर में परिवर्तन ना करना पड़े। तो ऑब्वियसली थिकनेस ऑफ द BD इससे बड़ा नहीं था, इनफैक्ट 1.2 mm ही था, तो ऑप्शन 3 रॉन्ग है, ऑप्शन इसका B है। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कि अभी डिमोनेटाइजेशन के बाद क्या एक बड़ी दिक्कत आई थी, जो इससे पहले 500 और 1000 के नोट थे, उनका साइज़ बहुत अलग था जो नए 500 और 1000 के नोट हैं, 1000 और 2000 के नोट हैं। तो बहुत टाइम लग गया। डिमोनेटाइजेशन एक डिजास्टर क्यों बन गया बहुत टाइम तक? क्योंकि बहुत सारे ATM में जो हार्डवेयर चेंज करने में बहुत टाइम लग गया।
बिकॉज दे हैव चेंज द साइज ऑफ द नोड्स। तो दैट वाज वन ऑफ द मिस्टेक्स, या फिर जो भी इसके पीछे का रीजन हो, मैं नहीं कह रहा, बट साइज चेंज करने की वजह से हार्डवेयर में परिवर्तन करना पड़ा, उसमें बहुत टाइम खराब हो गया। तो कोशिश ये की जाती है जब तक बहुत ही कोई बहुत फिनोमिनल चेंज नहीं है तब तक चार्जिंग में, चार्जिंग स्पॉट्स में, सब में चेंज ना किया जाए। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा अभी क्या हो रहा है, आपका चार्जिंग स्लॉट्स पहले कितने अलग अलग तो होते थे, नोकिया का अलग होता था, पेन का अलग होता था, सैमसंग का अलग होता था कहानी। अब आके सब एक एक कॉमन पे आए। अब क्या बात चल रही है, टाइप सी की बात चल रही है, टाइप सी पे सब मूव कर रहे हैं। तो अभी यूरोपियन यूनियन में बात भी चल रही थी कि भैया एक फिक्स कर लो चार्जर, फिक्स वन चार्जर, एक बार फिक्स कर लो, बार बार गेम मत खेलो, ठीक है। बिकॉज इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस, इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ नॉट इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी बहुत बड़ा इशू हो जाता है, ठीक है। चलो तो इसका आंसर तो फटाफट क्या आंसर हो गया, ये ब्लू रेडिस था इसका आंसर। चलो इसका आंसर नहीं लिखा है मैंने, इसका आंसर यही है, ठीक है। तो इसका आंसर 1 और 2 है, ये और ये ठीक है, ये गलत है। चलिए अगला देखते हैं, फ्रिक्शन। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो जल्दी से देख लेते हैं फ्रिक्शन पे। फ्रिक्शन क्या होता है, घर्षण बोलते हैं ना फ्रिक्शन को। सो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सर्फेस, ऑब्वियसली इट इज कॉज्ड बाय द रेगुलरिटी ऑन द सर्फेस ऑफ द कॉन्टैक्ट, ऑब्वियसली। तो चाहे चिकना सर्फेस हो, अगर उनको भी करोगे तब भी फ्रिक्शन होता है। क्यों? बिकॉज देयर आर सम इनरेगुलरिटीज, मॉलिकुलर लेवल पे भी होती हैं, तब भी वो फ्रिक्शन कॉज करती हैं। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हो गया सी। बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्या है, एनर्जी पे क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। एनर्जी का तो पढ़ा होगा कि इट कैन नेवर बी ओरिजिनेटेड, कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। तो ऑब्वियसली वन फॉर्म ऑफ द अदर, एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस क्या करता है, फ्री एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो वो तो हमने पढ़ लिया था। तो ऑब्वियसली इट कैन बी कन्वर्टेड विदाउट द लॉस ऑफ द एनर्जी। एनर्जी कैन बी, थियोरेटिकली बोला है, देखो थियोरेटिकली, है ना। प्रैक्टिकली तो सम लॉस ऑफ एनर्जी विल टेक प्लेस ऑब्वियसली, बट वो लॉस एनर्जी का नहीं होता है। वो क्या होता है, एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लो फ्रिक्शन में भी जो एनर्जी लॉस हुआ वो भी तो हीट एनर्जी में बन गया ना। तो थियोरेटिकली कोई एनर्जी लूज नहीं होती है, वो बस अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होती है। एनर्जी कैन बी क्रिएटेड बट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ऑब्वियसली रॉन्ग है ना। तो ऑप्शन इसका 1 ठीक हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेडिएटर काम कैसे करता है आपके मोबाइल, आपके मोटर कार में। तो ये पूछा इसके पीछे की टेक्नोलॉजी कौन सी, मतलब कौन से प्रिंसिपल से बेसिकली काम करता है। तो आपने ऑब्वियसली पढ़े होंगे कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन, है ना, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन क्या होता है, मैंने उसकी पिक्चर भी रखी थी, आई थिंक आई मिस्ड आउट, सॉरी। सो कंडक्शन में क्या होता है, बताइए कंडक्शन में क्या होता है। कंडक्शन में जैसे आपने प्याला है, आपने गैस जलाई, तो क्या होता है आपका, अगर इस कोई कंडक्टर का आपका पकड़ने वाला है तो ये भी गर्म हो जाता है, ठीक है। फिर जो मॉलिक्यूल से अंदर गर्मी आती है वो क्या होता है, कन्वेक्शन। आई होप ये सब बहुत बेसिक सी बात है। तो इन दोनों से तो ये हो गया। रेडिएशन आपने देखा होगा, जब सरफेस गर्म होता है तो वो रेडिएट करता है हीट, तो वो होता है रेडिएशन। तो पूछा जा रहा है कि ये जो रेडिएटर होता है कार में वो क्या करता है। अब भाई पहले तो यही पता होना चाहिए कि मोबाइल कार का रेडिएटर कैसे काम करता है। चलो फटाफट बहुत बेसिक लेवल पे हम समझ लेते हैं। ये इंजन है, ठीक, ये इंजन है और ये फटाफट काम ऊपर नीचे जाता है ना, ये पिस्टन होते हैं, इसको पिस्टन बोलते हैं। ये कार का इंजन की बात हो रही है। तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे गया तो हीट पैदा किया, ठीक। तो ये हीट जब पैदा किया तो उसको ठंडा भी करना है, तो क्या होगा, इसमें कूलेंट डालते हैं, ठीक है। कूलेंट वो ऐसे ऐसे फ्लो करता है, ठीक। अब इसमें जो गर्म कूलेंट हुआ, ठीक है, ये आपका देखो ये है आपका रेडिएटर, ठीक है। इसमें ठंड देखो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ये ऐसे मूव कर रहा है। फिर ये पंप है, तो ये ठंडा कूलेंट आया, ये इसके अंदर ठंडा कूलेंट गया, गर्म हुआ, ये यहाँ से निकला, ये गया ऊपर। तो अब ये देखो फाइनल सिचुएशन ये बनती है। तो ये आपका आया गर्म और ये निकला ठंडा। तो रेडिएटर का काम क्या है कि गर्म को हॉट जो कूलेंट है उसको कूल कूलेंट में कन्वर्ट करना है बस, ठीक। अब ये बात है करता कैसे है। अब देखो इसके अंदर जो कूलेंट आया, ये क्या लगी हैं, एल्यूमिनियम फाइल्स लगी हैं। तो उसमें क्या होता है कि कूलेंट को हम क्या करते हैं, इसमें आया गर्म कूलेंट और फिर वो ऐसे 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 मूव करके फिर ये यहाँ से निकलता है, ठीक।
तो इतने बड़े सरफेस एरिया में जब वो मूव करता है और इसमें क्या होता है, हम हवा फेंकते हैं यहाँ से, खूब सारी हवा जाती है यहाँ से, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो कूलेंट है जो इसमें घूम रहा है, गर्म है, ये अपनी हीट लूज करता है अब सामने वाली हवा को। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो फॉर एग्जांपल देखो कूलेंट पाइप में जा रहा है तो ये अपने आसपास की हवा को गर्म करता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये क्या करता है, अपनी हीट लूज करता है हवा को, और ये हवा क्या होती है, बाहर नेचुरल हवा आ रही होती है तो ये गर्म होती है हवा। जब ये हवा गर्म होती है तब ये गाड़ी में पीछे देखो एग्जॉस्ट के रूप में निकलती है हवा, और सामने से ठंडी ठंडी हवा नेचुरल हवा आती है इसके अंदर। तो ये हवा गर्म होती है और गर्म हवा निकल जाती है, और प्रोसेस में क्या होता है, आपका कूलेंट जो इसमें जाते 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 अपनी एनर्जी लूज करते 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 यहाँ पे ठंडा हो जाता है। समझ में आया? तो इसमें इस तरीके सरफेस एरिया इसका इतना बढ़ा दिया गया, तो यहाँ पे कूलेंट गया, जो हवा है यहाँ से हवा आ रही है, उस हवा को वो बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, वो हवा क्या हुई, गर्म हुई, ऊपर उठी, निकल गई, ठंडी हवा और आ गई, ठीक। गर्म हवा ऊपर उठी, निकल गई निकल गई निकल गई, वो अलग उसका एग्जॉस्ट दे दिया अलग अलग से, बट ये आपके रेडिएंट में ये काम कर दिया, रेडिएटर में। ये सेम मैकेनिज्म आपके एसी में भी काम करता है, ठीक है। चलो, तो ये जो फॉर्मूला है इस तरीके से क्या होता है कि आपका कन्वेक्शन के थ्रू आपका रेडिएटर क्या करता है, आपके मोटर को मेंटेन रखता है, ठीक है। सो वंस द फ्लूइड इज कूल्ड इट रिटर्न्स टू द इंजन टू एब्जॉर्ब मोर हीट। तो वही जैसे मैंने बताया कि नीचे से निकला फिर वो वापस आपके इंजन में चला जाता है, ठीक। और ये क्या है, एयर पिक्स अप द हीट फ्रॉम द कूलेंट बाय कन्वेक्शन प्रोसेस। तो एयर ने क्या लिया, कूलेंट से हीट लिया और वो एयर गर्म हो गया, हीटेड एयर इज ब्लोन अवे बाय द फैन एंड द कोल्डर एयर रिप्लेसेस इट। तो उसकी जगह फिर कोल्ड एयर आ गया, रिलेटिवली कोल्ड एयर आ गया। तो ये कहानी है रेडिएटर के पीछे का। तो रेडिएटर किस तरीके से काम करता है, कन्वेक्शन के मेथड पे काम करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा पता होना चाहिए इसलिए मैंने बता दिया। चलो, अब एक आसान सा क्वेश्चन है कि रेनबो इज प्रोड्यूस व्हेन द सनलाइट फॉल्स ऑन द ड्रॉपलेट ऑफ द रेन। तो क्या क्या फिनोमेना होते हैं रेनबो बनने में? अगेन वेरी कॉमन, और ये आपके एनसीईआरटी में बहुत ईजी सा है, फिजिक्स की बुक में होता था 6-7 में, 6-7 आई थिंक 9-10 में भी हो सकता है। तो क्या फिनोमेना होते हैं, हमने थोड़ा रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया था। तो सनलाइट गई, ये वाटर क्या है, बूंद है, ड्रॉपलेट, रेन ड्रॉप्स, ठीक है। तो इसमें गई सनलाइट, पहले क्या हुआ, डिस्पर्जन हुआ, देखो इसे बोला है डिस्पर्जन हुआ। तो जैसे प्रिज्म में होता है ना, देखो ये, तो राइट गई, फिर ये डिस्पर्स हुई, 7 भाग में पड़ गई, डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ होता है वो अलग कहानी है, बट डिस्पर्जन का फिनोमेना हुआ। फिर ये क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये वाटर के अंदर क्या हुआ, ड्रॉप के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हमने ऑप्टिकल फाइबर में पढ़ चुके हैं। फिर वापस आया, फिर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, और हम जब इतने कलर को देखते हैं तो हमें रेनबो दिखाई देता है, बस कहानी खत्म। तो तीनों फिनोमेना साथ में काम करते हैं। डिस्पर्जन से क्या होता है कि कलर डिफरेंट कलर में वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें सारे कलर दिखाई देते हैं, ठीक है। चलो, अगला है, तो इसका आंसर हो गया 1 2 3। अगला है बॉल बेयरिंग। सो आपने सुना होगा बॉल बेयरिंग्स आपके साइकिल वगैरह में यूज़ होती हैं, है ना, कार वगैरह में भी यूज़ होती हैं। तो बॉल बेयरिंग का काम क्या होता है? सो बॉल बेयरिंग का बेसिकली काम क्या होता है, देखो ये होती है बॉल बेयरिंग। सो आपका क्या होगा, अगर ये बॉल बेयरिंग नहीं होंगी, तो ये एक्सेल है और ये व्हील है, तो देखो बॉल बेयरिंग है तो फ्रिक्शन कम हो रहा है। अब देखो बॉल बेयरिंग चली गई तो क्या हुआ, हीट जनरेट होगा ऑब्वियसली। सेम देखो हर इस चीज़ में बॉल बेयरिंग पड़ा होता है, जहाँ पे भी एक्सेल सिस्टम होता है बॉल बेयरिंग पड़े होते हैं। तो उससे क्या होता है कि बॉल बेयरिंग गोल गोल होते हैं, तो एक बार में एक टच केवल सरफेस में होता है, ये देखो एक टच केवल सरफेस में, तो उससे क्या होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, द इफेक्टिव एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड द एक्सेल ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो बस जब इफेक्टिव एरिया कम हो गया तो फाइनली आपका फ्रिक्शन कम हो गया और ये आपने काम बना दिया। बहुत इजी सा है। तो बॉल बेयरिंग की एब्सेंस में आप देख रहे हैं कितना हीट जनरेट होगा और वो डिस्ट्रॉय कर देगा, और नहीं होगा तो वो बन जाएगा। एक इसमें कॉन्सेप्ट भी होता है रोलिंग फ्रिक्शन का वर्सेस स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, जब बॉल रोल करती है और उसी बक्से को आप कर लो, बक्से को बढ़ा लो, तो कितना ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, क्योंकि सरफेस एरिया अलग अलग होता है, ठीक है। तो इफेक्टिव एरिया कम हो जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है साइंस का ये सब। अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं आपको होमवर्क भी दूंगा थोड़ा।
तो ये फिनोमेना है कई सारे, इस फिनोमेना में ऑप्टिकल इल्यूजन कौन से हैं? ऑप्टिकल इल्यूजन मतलब जो असलियत में नहीं है बट वो हमें दिखते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि वो कौन कौन से फिनोमेना हैं इसमें। तो पहला बोल रहे हैं साइज ऑफ द सन एट द डस्क। अच्छा पहले तो ये डिस्कस करते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। सो ट्विंकल जो स्टार करते हैं आपको पता है वो सच में नहीं होते हैं ना, वो हमारा ऑप्टिकल इल्यूजन है। तो स्टार्स तो कांस्टेंट हैं, कॉन्स्टेंटली लाइट फेंक रहे हैं, बट वो हमें ऑप्टिकल इल्यूजन होते हैं। तो आपको ये पता है कि ऑप्टिकल इल्यूजन 4 हो गया, तो अगर 4 ऑप्टिकल इल्यूजन हो गया तो ये हटाओ ऑप्शन और ये हटाओ ऑप्शन। तो अब आपको पता है 4 ठीक है। अब 4 ठीक है तो हमें बस, अगर हमें 1 2 3 और 5 तीनों में से अगर एक के बारे में पता हो हमारा आंसर हो जाएगा। आपने देखा इस बारे में? क्वेश्चन टफ है मैं मानता हूं, क्योंकि बहुत बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बट अगर आपको बेसिक सा भी पता हो आंसर, ट्विंकल स्टार सबको पता होता है, तो यूपीएससी ने चाहा अगर किसी को ट्विंकल के बारे में पता है तो वो ऑलरेडी एलिमिनेट कर ले। प्लस उन्होंने ऑप्शन भी ऐसे सेट किए हैं कि देव सेट द ऑप्शन लाइक दैट कि अगर आपको हल्की सी भी और जानकारी है यू आर एबल टू गेट इट। अगर आपको पता है इनमें से कोई भी ऑप्टिकल इल्यूजन है आपका आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो पोल स्टार विजिबल इन द स्काई, क्या वो ऑप्टिकल इल्यूजन है? आंसर है नहीं, वो नहीं है, तो ये आंसर गलत हो गया। या फिर अगर आपको पता है कलर ऑफ द सन एट द डॉन या साइज ऑफ द सन एट द डस्क, ये क्या है? ऑप्टिकल इल्यूजन है, तो भी सही है। तो आपका होमवर्क क्या है? आपको एक एक फिनोमेना के बारे में पढ़ना है अपने आप से कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। जैसे कि मैंने इसका रखा है, देखो आपका ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का, कि ऑप्टिकल फिनोमेना क्यों है? क्योंकि स्टार तो है बट इतने मीडियम के थ्रू वो रिफ्रैक्शन, हमने पढ़ लिया रिफ्रैक्शन, क्योंकि हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, उसकी डेंसिटी अलग अलग होती है, तो बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्ट करके हमारी आइज तक पहुंचता है, तो वो हर बार लाइट कहीं से लगती है फिर कहीं से और से लगती है, तो वो हमें ट्विंकल ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ द हमारा एटमॉस्फेयर इतना टर्बुलेंट है। तो ये तो ठीक है, कॉमन है। फिर आपका जो सन होता है वो सनसेट पे आपने देखा होगा लाल और येलो येलोइश हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी डिस्टेंस बढ़ जाती है। डिस्टेंस बढ़ने पे क्या होता है? बाकी सब रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, ठीक है। एक होता है स्कैटरिंग का फॉर्मूला होता है, स्कैटरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर 4। वेवलेंथ जितनी कम होगी रिफ्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, सॉरी स्कैटरिंग उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो फाइनली रेड कलर इसलिए क्या होता है कि बच जाता है और रेड कलर की आती है। इसीलिए आपने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल में भी क्या होता है? रेड कलर के सिग्नल होते हैं। आपकी कारों में भी पीछे आपने देखा होगा रेड रंग का होता है, क्यों? क्योंकि उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है, ठीक है। तो ये आपको मैंने 2 बता दिए, बाकी सारे फिनोमेना आपको अपने एंड पे करने हैं, ठीक है, कि भाई ऐसा क्यों होता है। क्योंकि ये साइंस के बहुत बेसिक स्टफ है, आपके एनसीईआरटी में भी आप देख सकते हो, फिजिक्स की आई थिंक बुक में आपको मिल जाएगा, ऑप्टिक्स में या फिर 10th की बुक में भी यू विल गेट इट, बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये देखना है कि ऑप्टिकल फिनोमेना, ऑप्टिकल इल्यूजन होते कैसे हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है सबका, रिफ्रैक्शन से ही कॉन्सेप्ट सबके रिलेटेड है, ठीक है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं थोड़ा कैपिलरी का। तो कैपिलरी क्या होता है? कैपिलरी एक्शन आपने सुना होगा, फिजिक्स में है वैसे कॉन्सेप्ट ये। तो कैपिलरी होता क्या, पहले ये देख लेते हैं। तो कैपिलरी ये होता है, देखो आपने जैसे बीकर में डाला ये, तो हल्का सा अपने ऊपर चढ़ाया है ना, ठीक है, अपने आप देखो गया और ऊपर देखो चढ़ाया। तो ये कैसे हो गया? ये पानी एक्स्ट्रा अपने ऊपर कैसे आ गया? इसको बोलते हैं, इसके पीछे का लॉजिक होता है सरफेस टेंशन का। तो पानी जो ऊपर आता है वो फिजिकली अपने आप को स्टेबल कर लेता है। तो मतलब कि जितना इसमें डाउनवर्ड वेट mg लगता है उतना ही अपवर्ड फोर्स लग जाता है, इसकी वजह से वो एक इक्विलिब्रियम में आ जाता है, मतलब कि वो स्टेबल सिचुएशन बन जाती है। तो इतना पानी ऊपर रह सकता है, उस पर जो ग्रेविटी फोर्स नीचे खींच रहा है उसको, वो ग्रेविटी फोर्स ऊपर लगने वाले सरफेस टेंशन फोर्स को बैलेंस कर लेता है। अब वो सरफेस टेंशन फोर्स क्या है, क्यों है, वो सब नहीं पढ़ना, ठीक है, वो हमारे सिलेबस के बियॉन्ड है, वो 11th-12th के साइंस में आता है, ठीक है, फिजिक्स में स्पेशली पूरा एक चैप्टर ही सरफेस टेंशन का। चलिए, तो वो सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो बैलेंस कर लेता है आपके ग्रेविटी के फोर्स को। तो जब इस फोर्स को बैलेंस कर लिया तो ऊपर उठ के चला आया। अब देखते हैं ऑप्शंस। अब देखो लॉजिक भी लगाना है, इतना आपको पता होना चाहिए कि कैपिलरी ये होता है। अब एक बात बताओ, अब देखो कैरोसिन लैंप का हमें नहीं पता, मान लो, अच्छा नहीं पता, चलो अगला क्या है? ब्लॉटिंग पेपर वुड फेल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। ब्लॉटिंग पेपर होता है ना, जैसे पानी कुछ गीला पड़ गया, हमने पेपर डाला तो वो सूख लेता है पूरा, तो वो क्यों करता है? मान लो हमें नहीं पता, बट चलो हमें ये तो पता है, वन वुड नॉट बी एबल टू यूज द स्ट्रॉ टू कंज्यूम अ सॉफ्ट ड्रिंक। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर कैपिलरी एक्शन नहीं होता तो क्या हम स्ट्रॉ का यूज़ नहीं कर सकते थे? कुछ सोचो कि कोल्ड ड्रिंक में हमने स्ट्रॉ डाला
तो पानी तो कोल्ड ड्रिंक तो यहीं तक आएगी ना, हमारे मुंह तक तो आ नहीं जाएगी। हमें क्या करना पड़ेगा, सक करना पड़ेगा, हमें प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। तो समझ रहे हो, बिना कैपिलरी के भी हम ड्रिंक पी सकते हैं स्ट्रॉ से। हाँ, ये जरूर है कि स्ट्रॉ में थोड़ा ऊपर भर आएगा, वो कैपिलरी एक्शन की वजह से। गेटिंग माई पॉइंट? सो ऑप्शन 2 इज रॉन्ग। वन वुड नॉट बी एबल टू यूज द स्ट्रॉ टू कंज्यूम द सॉफ्ट ड्रिंक, ये गलत है। हम सॉफ्ट ड्रिंक कैसे पीते हैं, हम सक करते हैं उसको। बिना सक किए क्या वो आ जाएगा? आंसर है नहीं, है ना? तो ये तो गलत है। तो ऑप्शन अगर 2 रॉन्ग हुआ तो अब देखो क्या हुआ आपका मैजिक, 1 रॉन्ग, 2 रॉन्ग, 3 रॉन्ग, और आपका आंसर आ गया बी। देखा आपने? अगर आपको नहीं भी पता है सरफेस टेंशन क्या है, उसके इर्रिस्पेक्टिव आपने बहुत लॉजिक लगा के भी यू कैन गेट दिस क्वेश्चन सॉल्व। एंड आई थिंक, मेरा ऐसा मानना है कि यूपीएससी जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, दे आर इंटेलिजेंट इनफ दैट मेनी ऑफ द एस्पिरेंट, बहुत सारे एस्पिरेंट को पता नहीं होगा सरफेस टेंशन के बारे में। इर्रिस्पेक्टिव पता हो ना पता हो, अगर वो हल्का दिमाग लगाएं, डरे नहीं उस समय, थोड़ा कॉन्फिडेंस बना के रखें, तो वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। गेटिंग माई पॉइंट? तो यही मैं बस कहना चाहता हूं कि थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है और डरना नहीं है। अगर कैपिलरी नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है, लेकिन कुछ फंक्शन होता होगा तो हम उसकी वजह से कर नहीं पाएंगे। लेकिन नहीं, हम तो जब शक करते हैं तो हम तो पूरा अकॉर्डिंग पी लेते हैं, तो वो तो नहीं हो सकता। सो दिस इज वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज कैपिलरी एक्शन, ठीक है। एंड दिस कैपिलरी एक्शन इज यूज्ड मेनी प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल, अब देख लो यहाँ पे कहाँ कहाँ यूज होता है। आपके केरोसिन लैंप में के कैपिलरी एक्शन यूज होता है। आपके ब्लॉटिंग पेपर जो सोक क्यों लेता है, क्योंकि ब्लॉटिंग पेपर में वो छोटे छोटे जो छेद होते हैं वो कैपिलरीज की तरह काम करते हैं। आपका जो रूट हेयर होता है, जैसे मैंने बताया था, रूट हेयर एक कैपिलरी की तरह काम करता है, पानी सक कर लेता है अंदर। तो ये सब रीजंस हैं आपके कैपिलरी के यूज के, ठीक है। बाकी आप पढ़ लेना, मैंने इसमें काफ़ी एक चीज़ डाल रखी है, वो आपके काम आ जाएगी। ये हो गया कैपिलरी एक्शन। इनफैक्ट बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है कैपिलरी, तो है ना। चलिए अगला क्या है कि बहुत लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक। तो 4 क्लास ऑफ फोर्सेज हैं, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर फोर्सेज एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज। तो ये पूछ रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। तो ग्रेविटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द ऑल फोर्सेज। तो 4 बेसिकली फोर्सेज होते हैं, बट ग्रेविटी क्या स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होगा? और किस फोर्स से कंपेयर कर रहे हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। क्या आपको लगता है माइक्रोवेव जो खाना पका रहा है उसके अंदर का जो फोर्स होगा, भाई माइक्रोवेव के अंदर खाना पक रहा है, वो भी तो एक फोर्स है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या वो फोर्स ग्रेविटी के फोर्स से कम है? क्या आपको लगता है ऐसा? आंसर है नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो ग्रेविटी इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ग्रेविटी इज वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स। तो ऑप्शन आपका यही गलत हो गया, तो आपका आंसर पहले हो आ गया, पहले ऑप्शन में, ठीक है। तो ये हो गया आपका बहुत आसान सा क्वेश्चन। तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए 4 फंडामेंटल फोर्स कौन से हैं हमारे। तो एक है हमारा ग्रेविटी जो वीकेस्ट ऑफ द फोर्सेस है, देन कुछ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं जो एटम के अंदर पाए जाते हैं, बट उनकी रेंज बहुत छोटी होती है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आपने देख ही लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वगैरह वगैरह, है ना। फिर वीक इंट्रैक्शन फोर्सेस भी होते हैं, उसकी भी बहुत शॉर्ट रेंज होती है। और स्ट्रेंथ ग्रेविटी की तो आप देख ही रहे हो, सब बहुत कम है, और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। तो आपको इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो रेंजेस ऑफ द फोर्स और देयर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ग्रेविटी की रेंज इनफाइनाइट होती है, वो तो प्लैनेट्स के बीच में भी लगता है, बट उसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, ठीक है। ग्रेविटी की वैल्यू बहुत छोटी होती है एज कंपेयर टू जितनी फोर्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन विद इन एटम जितने तेजी से बंधे हुए हैं, वो फोर्स बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू द ग्रेविटी फोर्स, ठीक है, एंड एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। चलिए, इनफैक्ट ग्रेविटी इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर। चलो इसके साथ ही आई थिंक वी फिनिश्ड अवर सेशन। लेट अस क्विकली रिवाइज हमने क्या क्या किया, है ना। एक रिवीजन करना एक अच्छी हैबिट होती है। तो हमने स्टार्ट किया एलटी और वोल्टेज से, जहाँ मैंने आपको थोड़ा होमवर्क भी दिया है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन तो आसान था बट क्वेश्चन टफ बन सकता है। फिर हमने ब्लूटूथ, वाईफाई, माइक्रोवेव ओवन सबकी फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कशन किया, जो कि इंपॉर्टेंट है ना। डिस्कशन आर इंपॉर्टेंट, और वो थोड़ा याद भी रखना, फ्यूचर में भी अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो पूरा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट उसका एक ऑप्शन आप अपनी प्रीवियस नॉलेज से सही कर सकते हो। फिर हमने ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ा। ऑप्टिकल फाइबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि 1995 में एक बार क्वेश्चन आया था, दे कैन रिपीट इट। देन वर्चुअल रियलिटी, ऑग्मेंटेड रियलिटी, बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना, वो हमने डिस्कस भी कर लिया था। नेक्स्ट हमने डिजिटल सिग्नेचर के बारे में पढ़ा, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है क्वेश्चन। देन वेरिएबल डिवाइस, बहुत ईजी क्वेश्चन था 2019 का। देन एक क्वेश्चन ग्राफीन पे आया था 2012 में,
ग्राफीन तो हमने डिस्कस किया, ग्राफीन ग्रेफाइट से कैसे अलग है, ग्राफीन डायमंड से कैसे अलग है ना। और ऑल्सो आपका एक होमवर्क लिख लेना, बकमिस्टर फुलरीन्स आपके एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में दिया है फुलरीन्स के बारे में। तो फुलरीन्स क्या होते हैं, उनका यूज़ कहाँ होता है, ये इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कार्बन, शायद ऐसा बोलते हैं कार्बन को ही जो एक वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एलिमेंट है पूरे दुनिया का, है ना। तो कार्बन का पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पर बेस्ड है भाई। पूरी केमिस्ट्री 11th-12th में 1/3 केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। तो कार्बन के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल्स पढ़ लेना, ठीक है। तो एटलीस्ट ये चारों के बारे में तो पढ़ ही लेना, ग्रेफाइट, डायमंड, ग्राफीन एंड फुलरेंस। फिर फोटोसिंथेसिस का बहुत इजी क्वेश्चन सॉल्व किया। फिर ये हमने थोड़ा डिटेल में देखा कि जो शेल्फ लाइफ इंक्रीज होती है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, रेस्पिरेशन, और उसके और भी क्या मेथड हो सकते हैं जिससे सेल्फ लाइफ इंक्रीज की जा सकती है, ठीक है। देन रूट हेयर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ द रूट हेयर्स और रूट हेयर कैपिलरी एक्शन भी शो करते हैं। देन माइक्रोवेव हमने डिस्कस किया, और पानी का पोटैटो वाला क्वेश्चन था, है ना। फिर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द, ये केमिकल चेंज वाला था, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में क्या फ़र्क है, ठीक। फिर अल्ट्रा वायलेट और क्लोरीनेशन की बात की, अल्ट्रा वायलेट रेज और क्लोरीनेशन की, कि दोनों में फ़र्क क्या है। दोनों में आपस में फ़र्क की बात नहीं की, बट दोनों बेसिकली काम क्या कर रहे हैं और दोनों में कमियां क्या हैं, बेसिकली करते क्या हैं दोनों। एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे मैंने होमवर्क दिया था, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लीज़ कर लेना, आरओ टेक्नोलॉजी सुन बोलते हैं ना। देन फोटो सेल के बारे में डिस्कस किया कि कैसे वो बर्गलर चोरी वाले चोर से अलार्म कैसे बना सकता है। फिर CFL और LED में क्या फ़र्क है, ठीक। फिर एनर्जी का डिस्कस किया, बहुत ईजी क्वेश्चन था वो तो। फिर थोड़ा रेडिएटर के बारे में डिस्कस किया, थोड़ा इंटरेस्टिंग था, है ना, थोड़ा मेहनत इसमें भी लगी समझने में। फिर रेनबो कैसे बनता है, 3 प्रोसेस हैं, डिस्पर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्रैक्शन। देन बॉल बियरिंग के बारे में डिस्कस किया। ऑप्टिकल इल्यूजन, इसका मैंने होमवर्क दिया आपको, ऑप्टिकल इल्यूजन प्लीज़ अपने NCERT में देख लीजिएगा। फिर सेकंड लास्ट क्वेश्चन था कैपिलरी का पे क्वेश्चन। तो कैपिलरी अगेन जो 4-5 फिनोमेना हैं उनमें देखिएगा कैपिलरी कैसे काम कैसे करता है ना। एंड फाइनली ग्रेविटी, और इनफैक्ट आपके घर में अगर कैरोसिन कैंप हो तो उसको खोल के देखना कि वो काम कैसे करता है, उसमें कैपिलरी कैसे काम करता है। फिर फाइनल हमने फोर्सेस के बारे में देखा, ग्रेविटी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आज का सेशन हो गया, थोड़ा लंबे सेशन हो जाते हैं मेरे हर बार, तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि थोड़ा समझाने पे मेरा विश्वास ज़्यादा रहता है कि आप अगर टाइम स्पेंड कर रहे हैं मेरे साथ तो यू शुड गेन मैक्सिमम, है ना। तो मैक्सिमम हम टाइम को यूटिलाइज़ कर सकें, मैक्सिमम कितनी हम लर्निंग एक साथ कर सकें कम टाइम में, बिकॉज टाइम बहुत प्रीशियस है आने वाले आते हुए, क्योंकि आई थिंक आई हैव टू रिस्पेक्ट योर टाइम। नेक्स्ट से हम रिवीजन शुरू कर रहे हैं, डे 44, ठीक है। तो मिसलेनियस एंड रिवीजन है आपका, स्पेशली इंडियन इकोनॉमी का रिवीजन है, सो उसको देखेंगे। चलिए, तो ओवरऑल आई बिलीव आपने आज कुछ लर्न किया होगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि कॉन्फिडेंस बना के चलना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस रहेगा तभी मज़ा आएगा। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, याद है आपको, कंटेंट और कॉन्फिडेंस का इक्विलिब्रियम। अगर नहीं हो तो याद रख लेना, कम से कम आखिरी PDF देख, आखिरी वीडियो का आखिरी टाइम देख लेना, कि दोनों में कॉन्फिडेंस बना के चलना है। और ये अगर आएगा तभी आपके एडिशनल 3 से 4 क्वेश्चन वहीं ठीक होंगे UPSC में। आई एम टेलिंग यू दिस विल सर्टेनली हैपन, ठीक है। चलो, इसके साथ ही बंद करते हैं। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, 3 चीज़ आपको करनी है। क्या करनी है? रिवाइज, रिवाइज और रिवाइज। जितना रिवाइज करोगे उतना परफेक्शन आएगा, उतना आप धीरे धीरे इवॉल्व करोगे। याद रखना, ये मैराथन है, प्रीलिम्स हो या UPSC हो, ये कोई स्प्रिंट नहीं है कि एक दिन में सब पढ़ डाला अगले दिन कुछ नहीं। कंसिस्टेंसी इज द की, रिमेंबर रखना, ठीक है। छोटे छोटे लेने हैं, स्मॉल स्टेप्स लेने हैं, बट वो स्टेप्स लेते रहने हैं। कंटिन्यूटी इज द की, कंसिस्टेंसी इज द की, ठीक है। फिर अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग। कोई इशू हो कमेंट बॉक्स में देख लेना, मैं उसको ध्यान में रखता हूँ, मेरे दिमाग में वो चीज़ें रहती हैं, मैं आपके कमेंट सारे पढ़ता हूँ। सो इफ़ यू हैव एनीथिंग टू टेल मी टू इम्प्रूव अपॉन, और सर कुछ एडिशनल टॉपिक्स लेने स्पेशली साइंस एंड टेक में, सो आई विल कन्वे द पीपल एंड वी कैन अरेंज मोर क्लासेस, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं बाद में।